हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द मैग्नेट ब्रेन्स। मेरा नाम आशीष कपलेश। कैसे हैं आप सब लोग? बढ़िया, जोश में हूं। सो यस, आज शुरू करेंगे एक्सरसाइज। इससे पहले शॉर्ट आंसर्स ऑब्जेक्टिव 1 ऑब्जेक्टिव 2 कंप्लीट हो चुके हैं, तो अगर वीडियो नहीं देखा तो जरूर देखो, बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगी। राइट, सो एक्सरसाइज में न्यूमेरिकल अप्रोच पे हम लोग आएंगे एंड यहां पे जब सॉल्व करोगे तो थोड़ा सा ध्यान रखना कैलकुलेशन में, क्योंकि अक्सर गलतियां वही होती हैं हमसे। राइट, पेन और पेपर है ना तुम्हारे पास? नहीं है तो जल्दी से लेके आओ, बिकॉज हर क्वेश्चन पे वीडियो को पॉज करना है, खुद से जरूर ट्राई करना। राइट, चलिए भाई, तो शुरू करें क्या? ओके, तो शुरू करते हैं पहले सवाल से। एंड द क्वेश्चन सेज फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द मून विथ रिस्पेक्ट टू द अर्थ from the following data, and it is given that the distance between the earth and the moon is 3.85 into 10 to the power 5 kilometer, and the time taken by the moon to complete one revolution around the earth is 27.3 days. क्या क्या गिवन है? डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड द मून गिवन है, और यहां पे बोला गया है कि एक रेवोल्यूशन को करने के लिए मून को कितना टाइम लगता है? 27.3 डेज लगते हैं। तो आपको एक्सेलरेशन ऑफ द मून बताना है कितना होगा। चलिए भाई, एक बार वीडियो को पॉज करो, खुद से ट्राई करो, बताओ क्या आंसर आता है। करिए ट्राई, मैं आ जाऊं, सॉल्व कराऊं। ओके, देखो यार, सीधी सी बात है, उसने पूरी सब कुछ ही दे दिया हम लोगों को क्वेश्चन में, और ये बात अच्छे से डिफाइन कर दी कि अगर तुम्हारे पास अर्थ है तो मून उसके चारों तरफ घूम रहा है। सो मून 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 कहां है? ये रहा, ब्लैक कलर से बना देता हूं। चलो, इट विल गो अराउंड अ सर्कुलर पाथ। इट विल गो अराउंड अ सर्कुलर पाथ। तो मून और अर्थ के बीच का सेपरेशन गिवन है। अपार्ट फ्रॉम दिस, टाइम पीरियड, एक चक्कर को काटने में जो टाइम लगता है, एक रेवोल्यूशन को करने में जो टाइम लगता है, दैट्स कॉल्ड द टाइम पीरियड। तो इस मून का टाइम पीरियड दे रखा है, इट इज 27.3 डेज, और चाहो तो इसको सेकंड्स में कन्वर्ट कर सकते हो, है ना। एक दिन में होते हैं 24 घंटे, सो इट विल बी 27.3 इंटू 24 और 3600 सेकेंड्स। सो मैंने डेज को सेकेंड्स में कन्वर्ट कर लिया। सो ये टाइम पीरियड आया, यानी कि एक रेवोल्यूशन करने के लिए, एक चक्कर काटने के लिए मून को कितना टाइम लगता है, इतना टाइम लगेगा मून को। ठीक है, सॉल्व कर ले इसको, यहीं सॉल्व कर ले। चलो रुक जाओ, रख ले इसको। ठीक है भाई, अब क्या होगा? टाइम पीरियड है, डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड द मून। देखो अब यहां पे क्या है, अर्थ को रखा है सेंटर पे। मैं अर्थ को थोड़ा छोटा बना देता हूं सो दैट थोड़ा सा फील आ जाए सर्कुलर मोशन का। यहां से लेके अर्थ से लेके मून का जो सेपरेशन है, इट विल बी ऑफ 3.85 10 की पावर 5 किलोमीटर से। आपको इसको मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ये आपका रेडियस के बराबर हो जाता है। ठीक है, ये सेंटर है, सेंटर से मून इतने डिस्टेंस पे है। सो ये आपका अर्थ, वो मून 3.85। सो रेडियस विल बी ऑफ 3.85 इंटू 10 की पावर 5 किलोमीटर्स। आप इसको मीटर में कन्वर्ट करोगे तो 10 की पावर 3 से मल्टीप्लाई कर देना इसको, तो R विल बी 3.85 इंटू 10 की पावर 8 मीटर। R आ चुका है, टाइम पीरियड आ चुका है, वो मांगता है एक्सेलरेशन। देखो भाई, यहां पे जो मून है उसको एक फिक्स टाइम लग रहा है इस डिस्टेंस को कवर करने में। इस मून को एक फिक्स टाइम लगता है इस डिस्टेंस को कवर करने में। तो मैं ऐसा मान लेता हूं कि जो मून हमारा है वो कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है। जो मून है हमारा वो कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है। चलो भाई, ठीक है। अब यहां पे अगर मैं एक्सेलरेशन की बात करूं तो यहां पे एक ही टाइप का एक्सेलरेशन मुझे नजर आ सकता है, वो है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, विच इज गिवन बाय ओमेगा स्क्वायर आर। देखो तुम लोग v स्क्वायर बाय आर भी लगा सकते हो, लेकिन मैंने ओमेगा स्क्वायर आर इसलिए लगाया है क्योंकि मेरे क्वेश्चन में ओमेगा गिवन है। कहां है गिवन ओमेगा? कहां है सर ओमेगा? अरे यहां पे देखो, जो टाइम पीरियड है तुम्हारे पास में, इस टाइम पीरियड को लिखते हैं टाइम पीरियड इक्वल्स टू 2 पाई बाई ओमेगा। सो ओमेगा कैन बी रिटन एज 2 पाई बाई टी। ओमेगा को 2 पाई बाई टी लिख सकते हैं हम लोग। सो जहां पे ओमेगा है वहां पे 2 पाई बाई टी लिख देंगे, तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन बन जाएगा ACP इज इक्वल्स टू 2 पाई बाई टी का होल स्क्वायर इंटू आर। ये बन जाएगा 4 पाई स्क्वायर बाई टी स्क्वायर डॉट आर इज योर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन।
बस अब टाइम पीरियड की जगह ये पुट कर दीजिए, पूरा आर की जगह ये पुट कर दीजिए, सॉल्व कीजिए, आपको आपका आंसर मिलेगा। है बोलना कितना आसान है ना, यहाँ पे इसको स्क्वायर करना पड़ेगा वहां पे। चलो भाई कोई बात नहीं, आ जाओ रफ स्पेस पे इसको सॉल्व करते हैं, मैं तुम्हारी पूरी हेल्प करूंगा, साथ साथ सॉल्व करेंगे इसको। टी की जगह 27.3 इंटू 24 इंटू 3600, सो टाइम पीरियड जो है वो है 27.3 मल्टीप्लाइड बाय 24 मल्टीप्लाइड बाय 3600। फटाफट से कैलकुलेशन करते हैं। 27.3 को पहले मैं मल्टीप्लाई कर देता हूं 24 से, 4 3 12 होता है, 7 4 28 होता है, 29 4 2 8 9 10 हो जाएगा, 3 2 6 होता है, 7 2 14 होता है, 2 1 2 और 2 2 4 1 1 5 हो जाता है, 9 6 15 होते हैं, यहाँ पे 5 आ जाएगा, यहाँ पे 6 आ जाएगा। बहुत बढ़िया, तो 655.2 इसको मल्टीप्लाई करते हैं 36 से, तो 655 को मल्टीप्लाई करता हूं मैं 36 से। देखा मैंने मक्कारी कर दी यहाँ पे, एंड मक्कारी सेंस कि भाई साहब यहाँ पे 0.2 था तो कोई मतलब नहीं है 0.2 लगाने का, अगर तुम चाहो फिर भी लगा सकते हो, तुम्हारी इच्छा श्रद्धा है वो। तुम्हें लगता है कि नहीं 0.2 लगाइए तो ये लगा देते हैं, ऐसे कोई खास फर्क नहीं पड़ता उससे। 6 2 12, 6 5 30, 31, 6 5 30, 31 32 33, 6 36 37 38 39, 6 5 1 6 1 9, 6 1 7 5 3 8 9 6 कितने होते हैं 15 और 9 10 11 12 13, so it will be a 235872। क्या बन रहा है 235872, सही है। सो 235872 सेकेंड्स, 2 3 5 8 7 2 यार, ये तो खतरनाक वैल्यू बन गई है ना। अच्छा पॉइंट के बाद वो भी लगा लेना, और अभी तो वो भी नहीं किया, 100 से तो मल्टीप्लाई भी नहीं किया इसको, 0.2 मल्टीप्लाई बाय 100, 2 3 5 8 7 2 0 सेकेंड्स। बहुत बढ़िया, इतनी खतरनाक कैलकुलेशन करके ये वैल्यू मिल रही है हम लोगों को। क्या करें अब यार, ये तो दिक्कत वाली बात होगी ना। क्या करोगे, ओमेगा निकाल लो, ओमेगा इक्वल्स टू 2 पाई बाई टी होता है भाई, ओमेगा इक्वल्स टू 2 पाई बाई टी होता है। वैसे तो अगर तुम सीधा वहां पे भी लिखोगे तो कोई दिक्कत नहीं पड़ती, ठीक है, तो ओमेगा निकालने की भी जरूरत नहीं है, छोड़ो, सीधा सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन में पुट कर दीजिए। तो ACP इक्वल्स टू 4 पाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई टी का स्क्वायर, इसका स्क्वायर करना पड़ेगा यार। देखो इसमें थोड़ी सी मक्कारी कर लेते हैं, अप्रोक्सीमेटली इसको मैं लिख देता हूं 2 4 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, मक्कारी कर दो इसमें थोड़ी सी। 23, ये देखो यहाँ पे 2 आएगा, यहाँ पे 7 8 है, 8 बन जाएगा, 8 8 9 बन जाएगा, 5 9 6 होता है, 6 3 24, 24 के फॉर्म में लिख सकते हैं इसको। सो 2 4, देखो 35 की जगह मैंने 40 पुट कर दिया, और 2 0, एक 0 कम लगेगा, 35 की जगह 4 और 2 0 2 0, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, लीजिए भाई अप्रोक्सीमेशन में मैंने इसको लिख दिया। सो यहां पे 2 4 और कितने जीरो लग रहे हैं, 5 जीरो लग रहे हैं, 5 जीरो है तो 10 की पावर 5 का स्क्वायर इंटू आर, आर कितना है मेरे पास, आर कहां गया, ये रहा 3.85 इंटू 10 की पावर 8, 3.85 इंटू 10 की पावर 8, तो इट विल बी 3.85 इंटू 10 की पावर 8। मैं थोड़ी सी और मक्कारी करने की कोशिश कर रहा हूं, 3.85 को 4 लिख देते हैं। देखो ऐसे कैलकुलेशन करोगे तो थोड़ा इजीली हो जाएगा। 4 पाई स्क्वायर जो होता है वो अप्रोक्सीमेटली 10 लिखा जा सकता है, और ये बनेगा 24 इंटू 24 इंटू 10 की पावर 10 मल्टीप्लाइड बाय, ये 3.85 को 4 लिख देता हूं 10 की पावर 8, 4 6 24, 4 6 24, सही बात है। ये बन जाएगा कितना 10 की पावर माइनस का 1, तो 1/36 10 की पावर माइनस का 2 प्लस का माइनस का 1, और कुछ 4 से कट गया, पाई स्क्वायर से 0 हटा दिया हम लोगों ने, बहुत ही खूब। अब 1/36 कर लें, 1/36 करके देख लेते हैं एक बार, 1 और ये 36, एक और 0 लगा दो, 3 से कर दो, 6 3 18, 3 से 9 108, अरे ज्यादा 2 से कर लेते हैं, 6 2 12,
36 7 72, 10 में से इधर 8 2 गए 8, 9 में से 7 गया 2, डॉट लगा हुआ है 0। अब किससे मल्टीप्लाई करें 36 को? 6 3 से 18 होते हैं ना, तो 36 को मैं मल्टीप्लाई कर देता हूं 4 से 7 से करें क्या? नहीं 5 से कर लेते हैं। 6 5 is 30, 5 3 is 15, 16 17 18, 180 जा रहा है। 36 को 7 से कर लेते हैं। 7 से 21 22 23 24 25, ये सही रहेगा ना? ज्यादा चलेगी। ठीक है, इतना काफी हो जाएगा। दिस कैन बी रिटन एज 0.027 इंटू 10 की पावर माइनस का 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। पॉइंट हटाया 1 2 3, 2 को ऊपर भेज दीजिए, 2.7 में बना दीजिए, इसको कन्वर्ट कर दीजिए। ठीक है, लो भाई ये बन गया तुम्हारा आंसर। समझे? मैंने थोड़ी सी मक्कारी की है, यहां पे फास्ट कैलकुलेशन की है जिससे कि हमारा आंसर नियर बाई आ जाए। जैसे कि तुम जानते हो कि पाई जो होता है वो 3.14 होता है, तो पाई स्क्वायर करोगे तो ये बनेगा 9 पॉइंट समथिंग समथिंग, अप्रोक्सीमेटली 9 पॉइंट जो भी वैल्यू बनती है इसको 10 लिख सकते हो। तो पाई स्क्वायर को अप्रोक्सीमेशन में 10 लिख दोगे तो कोई गलती नहीं करोगे तुम लोग। जल्दी कैलकुलेशन करना है क्योंकि एग्जाम में हमारे पास इतना टाइम नहीं होगा कि हम ये सब चीजें करते रहें बैठ के। तो एग्जाम में जब आपके पास टाइम कम हो और जल्दी जल्दी से आंसर निकालने हैं तो अप्रोक्सीमेटली आप कर सकते हो। पाई स्क्वायर की जगह मैंने 10 लिख दिया, 3.85 की जगह मैंने 4 लिख दिया, तो मैंने देखा 2 जगह अप्रोक्सीमेशन किया है, एक यहां पे भी किया है। ठीक है, तो यहां पे 2358720 इतना सॉल्व करने की जगह इसको अप्रोक्सीमेटली मैंने लिख दिया 2400000। नाउ कहां से निकाली वैल्यूज? तो ये वैल्यू मैंने निकाली है यहां से अप्रोक्सीमेशन से। 20 का 2, 72 का फिर से यहां पे कितना बन जाएगा देखो जरा, 7 बनेगा, 87 का 8 बन जाएगा, 58 का 6 बनता है, 36 का 4 बनता है, तो ये 24 में आ जाएगी कहानी पूरी फिर। ठीक है, सो ये 24 वाले वैल्यू में कन्वर्ट किया, इंटू 10 की पावर 5 था, नीचे पुट कर दिया बिकॉज ये टाइम था। इसका स्क्वायर करेंगे और इसको 3.85 इंटू 10 की पावर 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे। मैंने बोला भाई 4 पाई स्क्वायर को लिखो, 24 इंटू 24 और 10 की पावर 10 सॉल्व किया, ये वैल्यू बनी। सॉल्व कर लो फर्दर, यू गेट दिस वैल्यूज। सो ऐसे थोड़ा सा फास्ट कैलकुलेशन करके तुम क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हो। मुझे पता है ये क्वेश्चन बच्चों को समझ नहीं आता है एक्चुअली, क्योंकि कैलकुलेशन इतनी लंबी चल जाती है ना, कुछ लोग मक्कारी कर जाते हैं फिर यहाँ पे, मतलब आलस हो जाता है वो चीज का, है ना। तो वो नहीं करना है, शॉर्ट में थोड़ा सा निपटाने की कोशिश करो, आंसर डेफिनेटली आएगा। सो ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया है। फटाफट से नोट कर लीजिए इसको, फिर आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। हो गया नोट? ये भी नोट कर लो, कर लिया? चलिए भाई बहुत बढ़िया। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया है। तो वीडियो पॉज करके नोट जरूर कर लिया करो चीजों को। एंड अब हम आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 के बाद क्वेश्चन नंबर 2 हमसे बोलता है, फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ अ पार्टिकल प्लेस्ड ऑन द सरफेस ऑफ अ अर्थ एट द इक्वेटर ड्यू टू द अर्थ रोटेशन। अर्थ की रोटेशन की वजह से एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल बताइए। द डायमीटर ऑफ द अर्थ इज 12800 किलोमीटर एंड इट टेक्स 24 आवर्स for the earth to complete one revolution about its axis। तो अर्थ के इक्वेटर पे एक पार्टिकल रखा है, अर्थ रोटेट करता है तो पार्टिकल क्या करेगा? सर्कुलर पाथ फॉलो करेगा। एक चक्कर काटने में अर्थ को 24 आवर्स लगते हैं, तो यानी कि एक रेवोल्यूशन वो पार्टिकल जो है 24 आवर्स में कंप्लीट कर लेगा। सो मैं एक बार अर्थ बना लेता हूं यहां पे। दिस इज ऑल अबाउट द एक्सिस ऑफ द अर्थ। ये रहा इक्वेटर वाला पार्ट, ये इक्वेटर है। अगर यहां पे कोई आदमी खड़ा है, ठीक है, तो ये आदमी इस इक्वेटर पे गोल गोल घूमेगा। एक चक्कर काटती है अर्थ 24 आवर्स में, तो इस आदमी को एक चक्कर काटने में कितना टाइम लगेगा? 24 आवर्स। तो इस आदमी के लिए फॉर मैन टाइम पीरियड विल बी ऑफ 24 आवर्स। इफ आई से इट इज 24 इंटू 3600 सेकेंड्स। सो रेडियस ऑफ द अर्थ वी ऑल नो बेटर। रेडियस ऑफ अर्थ कितना होता है? रेडियस ऑफ अर्थ होता है 6400 किलोमीटर्स। मैं कैपिटल आर से लिख देता हूं रेडियस को, सो दैट कंफ्यूजन ना हो।
सो इसको आप मीटर्स में कन्वर्ट कर लीजिए, 6400 इंटू 10 की पावर 3 मीटर, सो इट विल बी 64 इंटू 10 टू पावर 5 मीटर। रेडियस है, टाइम पीरियड है, तो आपको बताइए कि एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल कितना होगा। इस आदमी का एक्सेलरेशन बता दीजिए, पार्टिकल है, आदमी है, कोई भी हो, तो इसका एक्सेलरेशन बताइए। चलिए भाई, अब वीडियो को पॉज करो, खुद से ट्राई करो, देखो क्या आंसर आता है। कर लिया ट्राई सभी ने? सेम वही कहानी लगा दो जो पहले किया था। टाइम पीरियड दे रखा है हम लोगों को, वी नो कि अगर ये सर्कुलर पाथ फॉलो करेगा सो देयर विल बी अ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन गिवन बाय ओमेगा स्क्वायर आर। दिस सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इज गिवन बाय ओमेगा स्क्वायर आर। अगर ये ओमेगा स्क्वायर आर दे दिया है तो अब हमारा काम आसान हो चुका है, क्योंकि हम जानते हैं ओमेगा जो होता है 2 पाई बाई टी होता है। सो यहां पे लिखेंगे 2 पाई बाई टी का होल स्क्वायर इंटू आर। सो यहां पे बन जाएगा 4 पाई स्क्वायर टी स्क्वायर डॉट आर इज द वैल्यू ऑफ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। चलिए भाई, अब शुरू हो जाइए फटाफट से, फिर से अप्रोक्सीमेशन वाली कहानी लगा के क्वेश्चन को सॉल्व कर दीजिए। ठीक है, तो इसको लिख लेते हैं ऐसे, 4 इंटू 10 डिवाइडेड बाय टी स्क्वायर, 24 इंटू 3600, 24 इंटू 3600 इंटू 24 इंटू 3600 इंटू रेडियस 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 64 इंटू 10 की पावर 5, 64 इंटू 10 की पावर 5। देखो भाई क्या क्या चीजें कर सकती है, पहले वो काट लेते हैं। ये देखो 2 0 से ये 10 टाइम्स कैंसिल आउट हो जाएगा। फिर 4 6 जा 24, फिर 8 3 जा 24 होता है, 8 8 जा 64 होता है, 8 8 जा 64, 8 3 जा 24। और फिर कुछ और कर सकता है क्या, 2 से काट दो, 2 से 18 टाइम्स ये चला जाएगा और 2 से 4 टाइम्स ये चला जाएगा, 2 से 18 टाइम्स ये चला जाएगा, 2 से 2 टाइम्स ये चला जाएगा, 2 से ये कितने टाइम्स जाएगा, किसी को भी काट लेते, इसको काट लीजिए 3 टाइम्स। ठीक है, तो ऊपर बन गया 110 इंटू 10 और नीचे बनता है 318। चलिए भाई, तो नेक्स्ट पेज पे सॉल्व कर लेते हैं इस एक्सेलरेशन को, और यहां पे सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन जो आएगा वो आएगा 100 डिवाइड बाय 3 इंटू 18 इंटू 3 इंटू 18। सो सॉल्विंग दिस पार्ट, 100 डिवाइडेड बाय 9 इंटू 18 इंटू 18 कितना होता है करके देख लेते हैं। 8 5 से 40, 8 8 से 64 होता है, एंड इट कम्स आउट बी 8 1 8 144। इज इट 324? क्या ये 324 आएगा? देख लीजिए, 8 8 64, 8 1 8 9 10 11 12 13 14, और उसके अलावा यहां पे आएगा 8 1 8 8 4 12 होते 3 4 बहुत बढ़िया। तो 324 को अब मैं क्या करने वाला हूं, 324 को मल्टीप्लाई कर देता हूं 9 से, तो ये तो 324 आ गया। तो 324 मल्टीप्लाइड बाय 9, 9 4 सा कितना होता है 36 होता है, 9 2 18 19 20 21, 9 से 27 28 29, सो इट विल बी योर 2916। 100 डिवाइडेड बाय 2916। अब देखो तुम लोग घबराना मत, यहां पे मक्कारी कर सकते हो, थोड़ी सी मक्कारी की हम लोगों ने। 100 डिवाइडेड बाय, इसको लिख दिया 3000, 2916 को मैंने अप्रोक्सीमेटली लिख दिया 3000। 2 0 से तो 2 0 मर जाएगी, ये बन जाएगा 1/30। सो 1/30 को सॉल्व कर लेते हैं। यहां पे ये 1 है, ये 3 से डिवाइड कर देता हूं उसको, पॉइंट लगाया 0 आया, 0.3 बन गया, 3 3 9 होते हैं, यहां पे 0 आएगा, फिर से आया 3 3 9, और ये कहानी चलती जाएगी। तो इट कम्स आउट बी 0.33, और ये 1 0 नीचे रह गया था, 1 0 नीचे रह गया था क्योंकि आपने क्या डिवाइड किया, 1 को डिवाइड किया 3 से, तो ये तो 30 था, 1 0 रह गया। सॉल्व कर लेना, 0.033 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, दिस इज द फाइनल आंसर। फिर नहीं तो लिखना चाहो तो पावर्स में भी लिख सकते हो इसको, वो तो तुम्हारी इच्छा श्रद्धा है सारी फिर। ठीक है, तो चाहो तो पावर में भी लिख सकते हो, दैट डिपेंड्स ऑन यू। बाकी 0.033 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इसका एक्सेलरेशन आएगा। तो यहां से नोट करना शुरू कर दीजिए फटाफट से, फिर अगले वाले पार्ट पे आते हैं हम लोग। कर लिया नोट सभी ने? पक्का? ये भी कर लिया नोट?
बहुत खूब, चलिए भाई आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल पे आते हैं आफ्टर दिस क्वेश्चन नंबर 2। अच्छा मुझे एक बात बताओ कि ये अप्रोक्सीमेशन की कहानी समझ तो आती ना, मक्कारी मतलब अप्रोक्सीमेशन करके हम क्वेश्चन को सॉल्व कर देते हैं, पूरा कैलकुलेशन करने की बजाय बेटर रहेगा कि अगर हम उसको शॉर्ट में कुछ काट सके तो, ठीक है, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा आपके, ऐसे तो कंप्लीट कैलकुलेशन करोगे बहुत टाइम जाएगा, टाइम फिर वो आगे के क्वेश्चंस भी छूटते इस चक्कर में। तो टाइम थोड़ा बचाओ, फास्ट कैलकुलेशन के तरीके हैं ये, इन तरीकों को फॉलो करोगे तो डेफिनेटली फायदा मिलेगा आप लोगों को। आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल पे आएंगे, क्वेश्चन नंबर 3 जो हमसे बोलता है अ पार्टिकल मूव्स इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 1 सेंटीमीटर at a speed given by v equals to 2t where v is in the centimeter per second and t is in seconds। ठीक है भाई, बहुत बढ़िया। Find the radial acceleration of the particle at t equals to 1 seconds. Find the tangential acceleration at t equals to 1 seconds. Find the magnitude of the acceleration at t equals to 1 seconds. तो आपको तीन चीजें फाइंड करनी है, v equals to 2t, यानी कि यहां पे जो आपको स्पीड दे रखा है वो एज अ फंक्शन ऑफ टाइम है, यानी कि जो स्पीड है वो टाइम पे डिपेंड करता है, रेडियस 1 सेंटीमीटर का है। तो एक बार वीडियो को पॉज करो, खुद से ट्राई करो, देखो क्या आंसर आता है। हो गया सॉल्व? चलिए भाई अब मेरी बारी है, मैं सॉल्व करा देता हूं। सो हियर वी हैव द सॉल्यूशन फॉर दिस। पहली बात तो लिखा है v इक्वल्स टू 2t है, वो मांग रहा है रेडियल एक्सेलरेशन। रेडियल एक्सेलरेशन का मतलब सेंट्रीपिटल से है, रेडियल एक्सेलरेशन मतलब सेंट्रीपिटल से है यहां पे। तो अगर वो बोलता है रेडियल एक्सेलरेशन, उसका मतलब है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। तो यहां पे अगर मैं t इक्वल्स टू 1 सेकेंड्स पे बात करूं, एट t इक्वल्स टू 1 सेकेंड्स, तो मुझे जो स्पीड मिलेगी वो मिलेगी 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड की, क्योंकि उसने पहले ही बोल दिया है जो स्पीड है आपकी सेंटीमीटर पर सेकंड में होगी। तो स्पीड मिल गई, तो यहां से सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन या फिर रेडियल एक्सेलरेशन मिलेगा v स्क्वायर बाय r। सो दिस कम्स आउट बी 2 इंटू 2 डिवाइडेड बाय रेडियस कितना है 1 है, सो इट कैन बी रिटन एज 4 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। 4 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर इज द रेडियल एक्सेलरेशन। तो पहला वाला पार्ट तो क्लियर हो गया। सेकेंड पार्ट बोलता है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन की कहानी बहुत सिंपल है, वो बोलती है कि भाई at जो होता है वो dv बाई dt होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड है। तो यहां पे at को dv बाई dt लिखोगे तो दिस कम्स आउट बी, देखो d बाई dt ऑफ 2t, d बाई dt ऑफ 2t। सो 2t का डिफरेंशिएशन कर दीजिए, आपको मिलेगा 2, ये हमारे पास मिल गया सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर इज द टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। रेडियल एक्सेलरेशन, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन मिल गया है, मैग्नीट्यूड ऑफ द एक्सेलरेशन यानी दोनों का रिजल्टेंट। मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन मतलब दोनों का रिजल्टेंट। तो यहां पे अगर मैं लिखूं नेट एक्सेलरेशन, सो ए नेट विल बी इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ ए सी पी का स्क्वायर प्लस ए टी का स्क्वायर। अंडर रूट ऑफ ए सी पी कितना है मेरे पास? 4 का स्क्वायर, 16 प्लस 2 का स्क्वायर 4, इट कम्स आउट बी अंडर रूट ऑफ 20 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दिस इज द नेट एक्सेलरेशन। समझे बात को? तो आपका थर्ड वाला पार्ट भी क्लियर हो गया यहां पे। सही है, कुछ रॉकेट साइंस नहीं था इसमें, सिंपल सिंपल सी बातें थी। हां, रेडियल एक्सेलरेशन मतलब, रेडियल मतलब सेंट्रीपिटल से है, रेडियल मतलब सेंट्रीपिटल से है, तो इसको नोट कर लीजिए। फिर आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं क्या बोलते हैं हमसे। बढ़े आगे, अगले सवाल पे आ जाएं। क्वेश्चन नंबर 3 के बाद क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोलता है? अ स्कूटर वेइंग 150 kg टुगेदर विद इट्स राइडर मूविंग एट 36 किलोमीटर पर आवर इज टू टेक अ टर्न ऑफ रेडियस 30 मीटर। अब स्कूटर है भाई, राइडर के साथ उसका जो मास है या फिर जो वेट है वो 150 kg का है, और इसको एक टर्न लेना है जिसका रेडियस 30 मीटर का होगा। द हॉरिजॉन्टल फोर्स ऑन द स्कूटर इज नीडेड टू मेक द टर्न पॉसिबल। तो कितना हॉरिजॉन्टल फोर्स रिक्वायर्ड है जिससे कि मैं स्कूटर को टर्न कर सकूं? बताओ भाई, एक स्कूटर है, इसको टर्न करवाना है तो कितना हॉरिजॉन्टल फोर्स इस पे लगाएं? सोच लिया, कर लिया सॉल्व? चलिए भाई, सो बोला जाता है कि अगर आप किसी स्कूटर को, ये स्कूटर है, यहां पे ऐसी सीट होती है स्कूटर की, ठीक है, और यहां पे स्टेपनी लगी होती है, ठीक है, ये कोई स्कूटर सा है, और स्कूटर को अगर आप टर्न करवाना चाहते हैं तो इस स्कूटर को चलते चलते अगर आप टर्न करवाना चाहते हो तो आपको लगाना पड़ेगा इसके ऊपर एक फोर्स। कौन सा वाला फोर्स होता है वो? देखो भाई, क्या है कि अगर कोई स्कूटर को टर्न करवाना है तो आप उसको एक सर्कुलर आर्क प्रोवाइड कराना चाहते हैं। आप इसको क्या करना चाहते हो? सर्कुलर आर्क प्रोवाइड कराना चाहते हो। ड्यूरिंग दैट क्या होगा? इसके ऊपर लगता है एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स।
अगर वो सर्कुलर आर्क फॉलो करेगा तो इसके ऊपर लगता है एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। इस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को हमें बैलेंस करना है, तो इसके ऊपर एक कोई हॉरिजॉन्टल फोर्स लगाना पड़ेगा F। इस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को बैलेंस करने के लिए एक हॉरिजॉन्टल फोर्स लगाना पड़ेगा F, जिसकी वजह से वो टर्न कर सके। तो कितना फोर्स आपको रिक्वायर्ड है, mv²/r। कितना फोर्स रिक्वायर्ड है, mv²/r। सो फोर्स विल बी इक्वल्स टू मास कितना है 150, स्पीड कितनी बोली है 36 किलोमीटर्स है, तो मीटर्स में कन्वर्ट कर लो पहले उसको। 36 किलोमीटर्स पर आवर को अगर आप मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो इसको 5/18 से मल्टीप्लाई कर देना। किलोमीटर पर आवर को अगर आप मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना चाहते हो तो 5/18 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 18 2 36 होता है, v कम्स आउट बी 10 मीटर पर सेकंड। v कितना मिल जाएगा, 10 मीटर पर सेकंड मिल जाएगा। यहां पे v का स्क्वायर करेंगे, सो 10 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय रेडियस कितना चाहिए उसको, 30 मीटर्स का चाहिए, तो रेडियस लिखेंगे 30 का। सो 30 5 150 होता है, तो फोर्स कम्स आउट बी नथिंग बट 500 न्यूटन। तो कितना फोर्स रिक्वायर्ड है, 500 न्यूटन का फोर्स रिक्वायर्ड है। लीजिए भाई, क्वेश्चन कंप्लीट हो गया आपका। कितना हॉरिजॉन्टल फोर्स चाहिए था, जितना सेंट्रीफ्यूगल फोर्स उस स्कूटर के ऊपर लग रहा है। दैट सेंट्रीफ्यूगल फोर्स विल बी इक्वल टू 500। तो हमें जो हॉरिजॉन्टल फोर्स जरूरत है वो 500 न्यूटन की है, जिससे कि वो सेफ टर्न कर सके। क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीटेड। कर लिया नोट तुम लोगों ने सभी ने, बढ़े आगे अब हम लोग। ओके, सो आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 के बाद क्वेश्चन 5 हमसे क्या बोलते हैं, आओ देखें। If the horizontal force needed for the turn in the previous problem is to be supplied by the normal force by rod, ठीक है भाई, रोड का जो नॉर्मल फोर्स है इस बार वो आपको टर्न करवा रहा है। क्या बोले, जो नॉर्मल है जो कि रोड प्रोवाइड करा रहा है, इस बार वो आपको टर्निंग देता है। तो एंगल ऑफ बैंकिंग बताइए क्या होगा। यानी कि इस बार हमने हैंडल को नहीं घुमाया, मतलब सॉरी, जो हॉरिजॉन्टल फोर्स है वो नहीं लगाया, बल्कि रोड को बैंकिंग प्रोवाइड करा दी, रोड को कुछ एंगल पे उठा दिया। तो जरा बताना कि यहां पे कितने एंगल से मुझे रोड को उठाना पड़ेगा कि जो रोड है इसका नॉर्मल इसको हॉरिजॉन्टल फोर्स प्रोवाइड करा सके। तो ये बाइकर है या फिर जो भी है, ठीक है, इस पे आ रहा है बाइकर, मस्त एकदम से धूम धूम, है ना। अब क्या होगा, आपको देखना है कि इसके ऊपर कौन से फोर्सेस लग रहे हैं। सो मैंने बोला कि भाई साहब यहां पे mg विल एक्ट इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, यहां पे नॉर्मल लगेगा ऐसे, एक कंपोनेंट नॉर्मल का बनता है इधर की तरफ, ये एंगल थीटा है तो ये भी थीटा हो जाएगा। ये एंगल इज थीटा, सो दिस इज आल्सो थीटा। ये होगा 90 माइनस का थीटा और ये हो जाएगा फिर से थीटा। सो नॉर्मल का एक कंपोनेंट n cos थीटा बनता है, यहां पे एक कंपोनेंट n sin थीटा बनता है। यहां पे दिखाई दे रहा है ना तुम लोगों को, क्योंकि बाइकर एक सर्कुलर आर्क फॉलो करेगा, बाइकर के ऊपर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स mv²/r बाहर की तरफ लग जाएगा। बाइकर एक सर्कुलर आर्क को फॉलो करता है तो बाइकर के ऊपर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बाहर की तरफ लग जाएगा। ध्यान से देखना, n sin थीटा इस mv²/r को बैलेंस करेगा, n cos थीटा इस mg को बैलेंस करेगा। तो मैंने बोला कि भाई साहब अगर आप चाहते हैं कि बैंकिंग हो जाए रोड की, अगर आप चाहते हैं बैंकिंग हो जाए रोड की, तो उसके लिए कंडीशन क्या है, n sin थीटा mv²/r के बराबर होना चाहिए और n cos थीटा आपका mg के बराबर होना चाहिए। इन दैट सिनेरियो ये दोनों आपस में एक दूसरे को कैंसिल आउट करने के लिए एप्लीकेबल है। नॉर्मल से नॉर्मल मार देना, m से m मार देना। जरा देखो क्या आता है, क्या बनेगा, जल्दी से देखो। चलिए भाई देख लिया तुम लोगों ने क्या बन रहा, अरे साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा विल बी टैन थीटा, और यहां पे बनता है v स्क्वायर और ये r g के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तुम्हें याद हो जब क्विक रिवीजन कराया था तो उस टाइम पे भी कंडीशन लगाई थी, बोला था कि ये वाली कंडीशन लगा सकते हो बैंकिंग ऑफ रोड के लिए। तो इन्होंने बोला है कि द हॉरिजॉन्टल फोर्स, जो पिछले क्वेश्चन में आप बात कर रहे थे वो इस बार ये रोड प्रोवाइड करा रहा है। तो देख लो ना, नॉर्मल का साइन थीटा वाला कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल फोर्स प्रोवाइड करा रहा है, तुम लोगों को करा रहा है ना। हाँ, तो उसके लिए आपको थीटा बताना था, थीटा कितना होता है, तो हमने बोल दिया थीटा विल बी इक्वल्स टू tan इनवर्स v²/rg। पिछले क्वेश्चन में गाड़ी की स्पीड कितनी दे रखी थी वो देख लेते एक बार, 36 किलोमीटर पर आवर और यहां पे रेडियस था 30 मीटर का। तो यहां पे स्पीड हो जाएगी 36 किलोमीटर पर आवर और आई मस्ट से इट इज इक्वल्स टू 10 मीटर पर सेकंड। 5/18 से मल्टीप्लाई कर दीजिए इसको, सो थीटा कम्स आउट बी tan इनवर्स
वी स्क्वायर 100 अपॉन आर का वैल्यू 30 बोला उन्होंने और जी का वैल्यू 10 ले लीजिए। सो थीटा बन जाएगा tan इनवर्स 1/3। मतलब आपको रोड इतने एंगल पे बैंकिंग देना पड़ेगा, आपको इस रोड को बैंक्ड करना पड़ेगा इतने एंगल पे। बैंकिंग मतलब इसको उठाना पड़ेगा ऊपर की तरफ, कितने एंगल पे? tan इनवर्स 1/3 पे। ठीक है, सो दिस इज द फाइनल आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 5। फटाफट से नोट कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। कर लिया नोट? बढ़े आगे? ओके, सो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के बाद क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाते हैं। बोला गया एक पार्क है जिसका रेडियस 10 मीटर का है। इफ अ व्हीकल गोज राउंड इट एन एवरेज स्पीड ऑफ 18 किलोमीटर पर आवर, व्हाट शुड बी द प्रॉपर एंगल ऑफ बैंकिंग? बहुत बढ़िया। एक पार्क जिसका रेडियस 10 मीटर का है, इस पे कोई भी गाड़ी जाती है, एवरेज स्पीड है 18 किलोमीटर पर आवर का, तो बताओ कि कितने एंगल पे आपने उसकी रोड को बैंक कर रखा है। चलो भाई जल्दी से सोचो सोचो, अभी बताया था कैसे करना है, वही अब सोच लिया? क्या करोगे? अरे अभी किया था हमने, मैंने बताया ना तुम लोगों को, अगर किसी भी रोड को बैंकिंग प्रोवाइड करा देते हो तो क्या होता है। अगर किसी भी रोड को हमने बैंकिंग प्रोवाइड करी तो क्या होगा, उस केस में जो नॉर्मल होता है वो नेसेसरी हॉरिजॉन्टल फोर्स प्रोवाइड करा देता है। तो ये कोई गाड़ी है हमारे पास, ठीक है, ये कोई गाड़ी है हमारे पास में, इसके ऊपर mg लगता है नीचे की तरफ, नॉर्मल लगता है इधर की तरफ, और नॉर्मल का एक कंपोनेंट बनेगा यहां पे, एक कंपोनेंट बनेगा यहां पे, और एक इधर है। ये तो होता है mv स्क्वायर बाय आर विच इज इक्वल्स टू n साइन थीटा, और एक कंपोनेंट ऊपर होता था n cos थीटा। याद है ना तुम्हें, अभी जस्ट पिछले क्वेश्चन में तो सॉल्व किया। जब आप इन सारे फोर्सेस को बैलेंस करते हो तो इक्वेशन बनती है tan थीटा इक्वल्स टू v स्क्वायर बाय rg वाली। जब सारे फोर्सेस को बैलेंस करते हैं हम लोग तो इक्वेशन बनती है tan थीटा इक्वल्स टू v स्क्वायर बाय rg वाली। तो यहां पे थीटा मुझे बताना है, v कितना है 18 किलोमीटर पर आवर, तो इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने की जिम्मेदारी हमारी। सो 18 इंटू 5/18 मीटर पर सेकेंड, तो यहां पे v का वैल्यू बन जाएगा 5 मीटर पर सेकेंड। v का वैल्यू कितना बन गया? 5 मीटर पर सेकेंड का। बहुत बढ़िया। r का वैल्यू 10 मीटर का दे रखा है, तो लिख दीजिए यहां पे 5 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय r कितना है 10, g का वैल्यू कितना है 10, 25 अपॉन 100 is the value of tan theta. So 25 by 100 is 1/4. So theta comes out to be tan inverse 1/4. हो गया कंप्लीट, बस यही है। So it comes out to be tan inverse 1/4, मतलब इतने एंगल पे आपको इस पार्क के रोड को बैंक करना पड़ेगा। ठीक है, ये जो पार्क है इसका जो रोड है उसको आपको इतने एंगल पे बैंक करना पड़ेगा जिससे कि कोई भी गाड़ी वहां पे 5 मीटर पर सेकेंड या 18 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा सके और एक सर्कुलर आर्क फॉलो कर सके जिसका रेडियस 10 मीटर होता है। समझ आई बातें? बहुत टफ है क्या? नहीं ना, बहुत सिंपल है। तो नोट कीजिए फटाफट से, फिर आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। कर लिया नोट? बढ़े आगे? ओके, तो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 के बाद आएगा क्वेश्चन नंबर 7 जो कि बोलता है इन द रोड, इफ द रोड इन ऑफ द प्रीवियस प्रॉब्लम इज हॉरिजॉन्टल एंड दैट मींस नो बैंकिंग इज देयर। पिछले क्वेश्चन में जो रोड थी वो बैंकिंग नहीं हो रही है और हॉरिजॉन्टल है, तो हॉरिजॉन्टल रोड पे बताइए कि कितना यहां पे फ्रिक्शन कोएफिशिएंट रहेगा सो दैट स्कूटर गोइंग एट 18 किलोमीटर पर आवर डज नॉट स्किड। हॉरिजॉन्टल रोड पे जब भी आप टर्न करते हैं तो फ्रिक्शन यहां पे रिस्पॉन्सिबल होता है, बैंकिंग करने से नॉर्मल फोर्स आपको टर्निंग प्रोवाइड कराता है। ठीक है, क्या बोला? अगर आप हॉरिजॉन्टल रोड पे टर्न करते हो तो फ्रिक्शन आपको टर्निंग प्रोवाइड कराता है, लेकिन अगर एक बैंकिंग वाली रोड पे आप टर्न करते हो तो जो नॉर्मल फोर्स होता है रोड का वो आपको टर्निंग प्रोवाइड कराता है। तो इन्होंने बोला है इस बार बैंकिंग मत करो, हॉरिजॉन्टल रोड रखो। तो हॉरिजॉन्टल रोड पे फ्रिक्शन की वैल्यू आती है, कैसे बनाओगे? ये तुम्हारा वही आर्क बन जाएगा, इस पे गाड़ी को मूव करवाना है तुम लोगों को, तो ये कोई गाड़ी बना लेना यहाँ पे छोटी सी, जस्ट फील आना चाहिए ना। हाँ, बस फील आ जाए तो वही काफी अपने लिए। तो चलो भी, सो ये गाड़ी हमने बना ली है, गाड़ी आगे जा रही है 20 स्पीड से। हमने बोला गाड़ी के टायर्स के बीच में देखो, क्योंकि एक सर्कुलर आर्क ये कार फॉलो कर रही है, क्योंकि एक सर्कुलर आर्क ये कार फॉलो कर रही है, तो इसके ऊपर एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा mv स्क्वायर बाय आर।
इसके ऊपर एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा जो कि इसको बाहर की तरफ खींचेगा और ये गाड़ी बाहर जाने लगेगी। तो गाड़ी के टायर्स और रोड के बीच में लगेगा फ्रिक्शन जो कि इसके रिलेटिव मोशन को अपोज करने चाहेगा। तो यहां पे अगर आप बोलो कि किसी भी गाड़ी का सेफ टर्निंग करवाना है तो फ्रिक्शन रिस्पॉन्सिबल है। तो फ्रिक्शन कोफिशिएंट कितना होता है, F विल बी इक्वल टू म्यू mg। हाँ जानते। ऑल्सो इस सिनेरियो में F जो है वो mv स्क्वायर बाय आर के बराबर भी है। इस सिनेरियो में F जो है mv स्क्वायर बाय आर के बराबर भी है और F जो होता है वो म्यू mg भी होता है। लिमिटिंग फ्रिक्शन की बात कर लेते हैं हम लोग अभी। तो यहां पे लिमिटिंग फ्रिक्शन की बात कर लेता हूं मैं। इट विल बी म्यू mg इज इक्वल्स टू mv स्क्वायर बाय आर। ये मिनिमम वाली कंडीशन बता रहे हैं हम लोग, ठीक है, मिनिमम वाली कंडीशन बता रहा हूं मैं, सुन, ठीक है। सो m से m मर जाता है तो म्यू g की जो वैल्यू बनेगी, यहां पे म्यू का वैल्यू बताना था, म्यू का वैल्यू बनता है v स्क्वायर बाय आर जी। म्यू का वैल्यू बनेगा v स्क्वायर बाय आर जी। तो यहां से v हमारा है 18 किलोमीटर पर आवर। 18 किलोमीटर पर आवर मतलब 5 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। v का वैल्यू अगर आपके पास 18 किलोमीटर्स पर आवर है, दैट मीन्स इट कम्स टू बी 18 इंटू 5/18, इट विल बी ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड। सो यहां पे बन जाएगा 5 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय r। व्हाट अबाउट द रेडियस? पिछले क्वेश्चन में रेडियस कितना बोल रखा था, 30 था कि 10 था? 10 था। सो रेडियस की जगह 10 और g की जगह भी 10। सो 25/100। सॉल्व दिस पार्ट, यू गॉट द वैल्यू ऑफ 1/4। सो जो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन होगा वो 1/4 होगा या फिर 0.25 होगा। कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो होगा वो आपका या तो 1/4 होगा या फिर 0.25 होगा। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हो गया है। इस बार बैंकिंग नहीं हुई, इस बार हॉरिजॉन्टल रोड पे थे, इसलिए फ्रिक्शन ने काम किया है। तो इसको फटाफट से नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। कर लिया नोट आपने? बढ़े आगे? ओके। सो अगले सवाल की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 के बाद क्वेश्चन नंबर 8 हमसे क्या बोलता है, अ सर्कुलर रोड ऑफ रेडियस 50 मीटर हैज द एंगल ऑफ बैंकिंग इक्वल टू 30 डिग्री। एक सर्कुलर रोड है जिसका रेडियस 50 मीटर का है, इसका एंगल ऑफ बैंकिंग जो है 30 डिग्री है। एट व्हाट स्पीड शुड अ व्हीकल गो ऑन दिस रोड सो दैट द फ्रिक्शन इज नॉट यूज्ड। तो देखो, रोड का आपने बैंकिंग कर रखा है और बोला कि कितनी स्पीड से आप गाड़ी को लेके जाओगे कि फ्रिक्शन का यूज ना हो। फ्रिक्शन नहीं चाहिए हम लोगों को, तो फ्रिक्शन नहीं चाहिए तो कितने स्पीड से गाड़ी को लेके जाए सो दैट यहां पे गाड़ी में फ्रिक्शन का यूज ना हो। कर लिया ट्राई तुम लोगों ने? मैं सॉल्व कराऊं? अरे बैंकिंग ऑफ रोड की सिनेरियो तुम्हें पता है बहुत सिंपल होती है। फिर से वही बात, ये बैंकिंग ऑफ द रोड की बात करेंगे। यहां पे वो गाड़ी थी हमारे पास में, फटाफट से बना लीजिए। नॉर्मल विल गो लाइक दिस। एक कंपोनेंट n का cos थीटा बनता है यहां पे, बिकॉज ये एंगल थीटा हो जाएगा। एक कंपोनेंट बनेगा n का sin थीटा, ये बैलेंस करता था mv स्क्वायर बाय r को, और mg विल एक्ट इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो ये एंगल ऑफ थीटा होता था, एंगल ऑफ बैंकिंग। सो ये थीटा, तो यहां पे ये एंगल जो होता है एक नीचे की तरफ बनता है, वो भी थीटा हो जाएगा, ठीक है। और ये 90 माइनस थीटा, तो ये भी थीटा हो जाता है। दिस इज इट, ठीक है। सो यहां से कंडीशन आती थी tan थीटा इक्वल्स टू v स्क्वायर बाय आर जी वाली। tan थीटा इक्वल्स टू v स्क्वायर बाय आर जी कहां से आया तुम्हें पता है? n cos थीटा या फिर बोलो n sin थीटा जो है वो तुम्हारा mv स्क्वायर बाय आर के बराबर है, और n cos थीटा तुम्हारा mg के बराबर है। तो बस दोनों को डिवाइड कर दीजिए आपस में, दोनों को डिवाइड कर दीजिए, tan थीटा v स्क्वायर बाय आर जी हो जाएगा। सो tan थीटा की वैल्यू जो बनती है इट विल बी v स्क्वायर, कितना है यहाँ पे, कितनी स्पीड चाहिए अपने को, वही तो फाइंड करना है सर। थीटा की जगह वैल्यूज को पुट कर सकते हैं इस बार। सो tan ऑफ 30 डिग्री इक्वल्स टू v स्क्वायर, जो हमें फाइंड करना है, रेडियस होगा यहाँ पे 50 मीटर का और g का वैल्यू आएगा 10। सो tan 30 डिग्री विल बी 1 बाय अंडर रूट ऑफ 3 इज इक्वल्स टू v स्क्वायर बाय 500। tan 30 is 1 by under root of 3 equals to v square by 500. So v comes out be 500 by under root of 3 का अंडर रूट। क्या कर सकते हो? हाँ कर सकते हैं सर, क्या कर सकते हैं, इसमें तो क्या ही होगा, है ना। और 10 अंडर रूट ऑफ 5 अपॉन 1.7, ये चीज सही है। रूट 3 की जगह 1.7 पुट कर दिया हमने, तो ये अंडर रूट ऑफ 5 अपॉन 1.7, और आई मस्ट से इट इज 10 अंडर रूट ऑफ 50 बाय 17।
RG 50 और G का वैल्यू 10, ठीक है। सो 25 2 50, तो 25 भी बाहर आ जाएगा, तो V का वैल्यू बनेगा 50√2 डिवाइडेड बाय √17। सो √17 की वैल्यू कितनी बनेगी? 4 4 16, 5 5 25। √17 की वैल्यू 4 पॉइंट समथिंग वैल्यू जा रही है ना। सो सॉल्व करें इसको। √17 4 4 16 होता है, यहां पे 4 आएगा, 8 बन जाएगा और यहां पे 1 बनेगा, डॉट लगा देना, 0 आएगा एंड 80 एक 0 और लगा देना। यहां पे क्या कहोगे अब? 483 4.1 इंटू 4.1 करके देख लेते हैं, ठीक है। तो 4.1 इंटू 4.1 करके देख लेते हैं क्या हमें वैल्यू मिल जाएगी कि नहीं मिलेगी। नियर बाई वैल्यू चाहिए अपने को, ज्यादा नहीं है ना। 4.1 इंटू 4.1 कर लेते हैं, इट विल बी 41 और ये 4 4 16 16.81 चलेगा, चलेगा चलेगा, दौड़ेगा, है ना। 4.1 ले सकते हैं, अप्रोक्सीमेटली 4 ले लो, 4.1 चलेगा। तो दिस विल बी 50 इंटू 1.4 डिवाइडेड बाय 4.1। √2 के लिए 1.4 होती है, तो ये बन जाएगा 50 इंटू 14। सो 50 इंटू 14, 50 इंटू 14, 14 5 जा कितना होता है? 60 होता है ना। 12 5 जा 60 नहीं 70 होता है। सो ये बन जाएगा 700 बाय 41। कैलकुलेशन वाला पार्ट है, फिर से करना पड़ेगा। 700 को डिवाइड कर दीजिए 41 से, थोड़ी सी मक्कारी कर ले, 0 से 0 मार दे, कर सकते हो ना ऐसा काम। तो ये बनेगा 35/2 और सॉल्व करेंगे तो 2 1 2 और 2 3 13 पॉइंट समथिंग वैल्यू आ रही है इसकी यार, ठीक है। तो इसको फर्दर सॉल्व कर लो, 13 पॉइंट समथिंग वैल्यू मिलेगा। दिस इज द फाइनल आंसर। क्या कर सकते हैं यार, यही करना पड़ेगा क्योंकि वो √3 आ रहा है, या तो यहां तक लाके छोड़ दो क्वेश्चन को, √3 की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। देखो ये 100 था, बाहर 10 आ गया, 100 था, बाहर 10 आ गया। 1 मिनट रुक जाओ, हाँ ठीक है, ठीक है। तो ये 5 और ये 1.7, √3 की वैल्यू 1.7 होती है। पॉइंट हटाया, ऊपर 50 आ गया, 25 2 50 होता है, 5 बाहर आ जाएगा, 50 √2 बाय √17। √2 की जगह 1 पॉइंट पुट कर दीजिए, √17 की जगह 4.1 पुट कर दे सकते हैं। तो सॉल्व करेंगे तो 35/2 आएगा अप्रोक्सीमेशन में। 700 है ना, 14 5 जा 5 4 जा 20 होता है, 5 1 5 6 7 होता है। सो डॉट से तो डॉट मर गया, 15 इंटू 14 है ना, 70 होता है और एक 0 एक्स्ट्रा आ गया, 700/41। 41 को अप्रोक्सीमेटली 40 लिख दिया मैंने, अप्रोक्सीमेटली इसको 40 लिख दिया, तो 70/4 आएगा, 35/2 बन जाएगा। ये हमारा फाइनल आंसर है यार। इससे ज्यादा तो क्या ही कर सकते हैं इसमें, है ना। सो कैलकुलेशन वाली बातें हैं और कुछ नहीं, तो फटाफट से इसको नोट कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल पे आते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोलता है। जल्दी से नोट करो इसको। चलिए भाई कर लिया नोट, बढ़े आगे, अगले सवाल पे आ जाओ फटाफट से। 8 के बाद आता है क्वेश्चन नंबर 9, जो कि हमसे बोलता है इन द बोहर मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम द इलेक्ट्रॉन इज ट्रीटेड एज अ पार्टिकल गोइंग इन अ सर्कल विद द सेंटर एट द प्रोटॉन. The proton itself is assumed to be fixed in an inertial frame. The centripetal force is provided by the Coulomb attraction. In the ground state, the electron goes around the proton in a circle of radius 5.3 into 10 to the power minus 11 meter. Find the speed of the electron in the ground state. Mass of the electron is 9.1 into 10 to the power minus 31 kg and the charge of the electron is 1.6 into 10 to the power minus 19 coulomb. So भाई बोला गया है कि यहाँ पे बोहर मॉडल में जो क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन को एक पार्टिकल अज्यूम किया गया है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को ट्रीट करो एज अ पार्टिकल जो कि एक सर्कल में जा रहा है विद द सेंटर एट द प्रोटॉन। देखो जो बोहर का हाइड्रोजन मॉडल जो था उसमें बोला गया था कि इस बीच में प्रोटॉन है और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन इसके चारों तरफ घूम रहे हैं। अब एक तो पॉजिटिव चार्ज होता है, एक नेगेटिव चार्ज होता है। तो यहां पे बोला गया है कि जब ये इलेक्ट्रॉन इसके चारों तरफ घूम रहा है तो उसके लिए रेस्पॉन्सिबल कौन है? द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द टू चार्जेस। इन दोनों चार्जेस के बीच में लगने वाला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो रिस्पॉन्सिबल है इसके सर्कुलर मोशन के लिए। ठीक है, बहुत बढ़िया। द सेंट्रीपिटल फोर्स इज प्रोवाइडेड बाय द कूलम अट्रैक्शन। ये प्लस है, ये माइनस है, तुम जानते हो प्लस और माइनस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। जिस प्रोटॉन ने इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट किया एक इलेक्ट्रिक फोर्स लगा के, अभी इलेक्ट्रिक फोर्स के बारे में बता देता हूं। और ये इलेक्ट्रिक फोर्स यहां पे सेंट्रीपिटल फोर्स का काम कर रहा है। ये इलेक्ट्रिक फोर्स यहां पे सेंट्रीपिटल फोर्स का काम कर रहा है। तो यहां पे ग्राउंड स्टेट में क्या बोला? इलेक्ट्रॉन गोज अराउंड द प्रोटॉन इन अ सर्कल ऑफ रेडियस। यहां पे रेडियस बोल दिया गया है 5.3 इंटू 10 की पावर 11 माइनस का 11 मीटर। और यहां पे चार्ज और मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन दे दिए। आपको बताना है स्पीड ऑफ द इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन की स्पीड कितनी होगी ये हमें फाइंड आउट करना है यहाँ पे।
सो यहां पे जो नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स था वो ये इलेक्ट्रिक फोर्स प्रोवाइड करा रहा था, और दो चार्जेस के बीच में लगने वाला इलेक्ट्रिक फोर्स होता है के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। के एक कांस्टेंट होता है जिसका वैल्यू होता है 9 इंटू 10 की पावर 9। Q1 यहां पे इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा हूं, Q1 हमारा इलेक्ट्रॉन का चार्ज हो जाएगा और Q2 हमारा प्रोटॉन का चार्ज हो जाएगा। दोनों के चार्ज का मैग्नीट्यूड सेम ही होता है, बस पोलैरिटी अलग अलग होती है, एक प्लस होता है एक माइनस होता है, बाकी मैग्नीट्यूड सेम रहेगा। सो यहां पे चार्ज होता है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस का 19 कूलम, यहां पे होता है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस का 19 कूलम। अब हमें बताना है कि कितनी वेलोसिटी से मूव करेगा ये, ठीक है। रेडियस भी दे दिया है, ये भी दे दिया है। हम बोल रहे हैं कि यहां पे जो इलेक्ट्रिक फोर्स है वही हमारा सेंट्रीपिटल फोर्स का काम कर रहा है। हमारा जो इलेक्ट्रिक फोर्स है यहां पे वही सेंट्रीपिटल फोर्स का काम कर रहा है, तो इलेक्ट्रिक फोर्स ऑल्सो इक्वल्स टू mv स्क्वायर बाय आर, ठीक है। Q1 Q2 तुम्हें पता चल चुका है। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो होता है 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस का 31 kg। समझे बात को। स्पीड फाइंड आउट करते हैं, स्पीड फाइंड आउट करते हैं। सो कैसे फाइंड आउट करोगे, अब तो पता है तुम्हें, बस कैलकुलेशन वाली पार्ट बची है। यहां पे इलेक्ट्रिक फोर्स रखो, इसको mv स्क्वायर बाय आर के बराबर कर दीजिए। सो सॉल्व करते हैं यहां पे। सो इलेक्ट्रिक फोर्स विल बी इक्वल टू mv स्क्वायर बाय आर। तो इलेक्ट्रिक फोर्स का जो फॉर्मूला है वो बोलता है के Q1 Q2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू mv स्क्वायर बाय आर। तो r से एक r मर जाएगा, यहां पे k की जगह 9 इंटू 10 की पावर 9 पुट करूंगा, चार्ज की जगह 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस का 19 इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस का 19 डिवाइडेड बाय r। रेडियस कितना बोला है उन्होंने, रेडियस बोला है 5.3 इंटू 10 की पावर माइनस 11। सो इट विल बी 5.3 10 की पावर माइनस का 11 इज इक्वल्स टू मास बोला है 9.1 10 की पावर माइनस का 19 इंटू वी स्क्वायर, सॉरी माइनस का 31 इंटू वी स्क्वायर। जस्ट डू द कैलकुलेशन एंड सॉल्व दिस पार्ट। कैलकुलेशन कर लेते हैं फटाफट से। देखो 9 से 9.1 मार दीजिए फटाफट से। इधर देखो 1.6 इंटू 1.6 अलग से लिख लीजिए और अपॉन में 5.3 अलग से चल दीजिए, ठीक है, ठीक है। तो 5.3 इंटू 10 की पावर माइनस का 11 ये कहानी चल रही है। इक्वल में यहां पे देखो, पहले इनको सॉल्व कर लीजिए। माइनस का 19 कितना होता है, माइनस का 38 होता है, और ये प्लस का 9 आ जाएगा साथ में, तो कितना बनेगा, कितना बनेगा, अरे हे ये देखो माइनस का 19 प्लस का 9 माइनस का 10 और ये माइनस का 29 बन जाएगा। सो 10 की पावर माइनस का 29 इज इक्वल्स टू यहां पे v स्क्वायर इंटू 10 की पावर माइनस का 31। सॉल्व इट अगेन। माइनस का 31 उधर जाएगा, प्लस का 31 बन जाएगा, तो v स्क्वायर जो बनेगा वो होगा 1.6 इंटू 1.6 अपॉन 5.3। ये अलग कहानी चल रही है इनकी। माइनस का 11 ऊपर जाएगा, प्लस का 11 बन जाएगा, और ये बना देगा माइनस का 18 और ये प्लस का 31। तो 10 की पावर माइनस का 18 प्लस का 31 और आ जाएगा। समझ लो ना, माइनस का 11 ऊपर जाएगा, 29 माइनस 11, 9 में से गया 8, 2 में से गया 8, तो माइनस का 11 ऊपर जाएगा, प्लस का 11 बन जाएगा। माइनस का 29 प्लस का 11 इज माइनस का 18, और ये माइनस का 31 इधर आके प्लस का 31 बन जाएगा। सो v स्क्वायर कैन बी रिटन एज 1.6 इंटू 1.6 डिवाइडेड बाय 5.3 मल्टीप्लाइड बाय, इट कम्स आउट बी कितना बनेगा, 31 में से 18 को माइनस कर लीजिए फटाफट से एंड देखिए कितनी वैल्यू बनती है। सो 31 माइनस 18 कर लेते हैं, 9 10 11 और यहां पे 2 में से 12 बन रहा है यहां पे, हाँ, तो 10 की पावर 12 बन जाएगा, 10 की पावर 12। सो v का वैल्यू बनेगा 1.6 इंटू 10 की पावर 6 डिवाइडेड बाय अंडर रूट में 5.3। v का वैल्यू बनेगा 1.6 बाहर आ गया, 10 की पावर 12 से 10 की पावर 6 बाहर आएगा, और अपॉन में अंडर रूट में 5.3 आएगा। 5.3 को अप्रोक्सीमेटली 5 लेके भी सॉल्व कर सकते हो, रूट 5 बन जाएगा कितना, कितना, अरे 5.3 को अप्रोक्सीमेटली 5 लिख दो यार। सो v का वैल्यू अप्रोक्सीमेशन में लिखोगे तो 1.6 इंटू 10 की पावर 6 अपॉन अंडर रूट ऑफ 5। तो ये आपका आंसर वैसे ला के छोड़ सकते हो, यहां पे भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। अगर तुमसे कोई बोले कि यार रूट 5 को सॉल्व करो तो 2 पॉइंट कितना लिखोगे, 2.3
2.3, अरे बहुत बढ़िया 5.29, देखो 2.3 आ रहा है, तो इसको मैं सीधा ही 2.3 लिख देता हूं, है ना, इसको सीधा ही मैं क्या लिख देता हूं, 2.3 लिख देता हूं। 2.3 इंटू 2.3 मल्टीप्लाई किया तो 5.29 आया, जो कि अप्रोक्सीमेटली 5.3 के बराबर है, तो 5.3 को मैंने सॉल्व किया, 2.3 बन रहा है, बहुत बढ़िया। पॉइंट से पॉइंट मार देना, 16/23 करना है अब हम लोगों को। 16 डिवाइडेड बाय 23 कर लीजिए फटाफट से, ये रहा 16, ये रहा 23, डॉट लगाया, जीरो आया, कितने से मल्टीप्लाई करें, 8 2 16 होते हैं, लेकिन इसको हम करेंगे 7 से मल्टीप्लाई, 7 3 21, 7 2 14, 15 16, सो 0.7 इट कम्स आउट बी 161। अभी भी वैल्यू बड़ी बन रही है यार, तो 0.6 से जाएगा ना, 6 से कर लेते हैं, 6 से 18, 6 to 12, 130, 138, सही है। तो यहां पे क्या बनेगा, 138 हो गया, 10 में से 8 के 2 बन जाएंगे, 5 में से 3 के 2 बन जाएंगे, डॉट फिर से आ जाएगा। इस बार हमें 23 को किससे मल्टीप्लाई करने की, 220 आ जाए, 9 से कर दें क्या, 9 3 27, 9 2 18, 19 20, so it comes to be 0.69, 0.69 10 की पावर 6 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। सो एक बार देख लो कहीं कैलकुलेशन में कोई मिस्टेक तो नहीं की, कहीं कोई गड़बड़ी तो नहीं कर दी हम लोगों ने, ठीक है। सो फटाफट से क्रॉस चेक कर लीजिए, जहां पे 0.69 इंटू 10 की पावर 6 ही आ रहा है क्या, तुम्हारा भी आंसर, तुम्हारा भी यही आंसर है क्या, चेक करो फटाफट से। कर लिया चेक, हो गया, चलिए भाई बहुत बढ़िया। सो आगे बढ़ते हैं हम लोग एंड देखते हैं क्या होता है यहां पे। 1.6553, कुछ गलती तो नहीं की हमने यार, 16 1.6 तो चल ही रहा था, और साथ में यहां पे अंडर रूट में 5.3 आ गया, और 10 की पावर कितना चल रहा था यहां पे, 7। अरे यहां पे कुछ गलती कर दी क्या हमने, हाँ यार कुछ तो गलती करी, मैं वही सोच रहा था, पावर में कुछ गलती कर दी यार हम लोगों ने, मैं वही सोच रहा था कुछ तो गड़बड़ी की है। -18 एंड 31 कितना बन रहा है ये, 13, 9 10 11, ठीक है, हाँ। अरे 31 में से 18 माइनस करोगे 10,003 और 2 में से 13 13 बनते, अब 13 बने तो यहां पे एक दिक्कत है, थोड़ा सा कैलकुलेशन में गलती कर दी हम लोगों ने, वहीं से हमारा आंसर गलत हो गया, कोई बात नहीं, अभी सही कर देते, अभी सही कर देते। पॉइंट हटा देंगे तो एक 10 आ जाएगा एंड आपका v स्क्वायर बन जाएगा 1.6 इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर 14 डिवाइडेड बाय 53। सो v का वैल्यू बन जाएगा आपका 1.6 इंटू 10 की पावर 7 अपॉन अंडर रूट में 53। अंडर रूट का 53 सॉल्व करने पे कितना मिलेगा, अंडर रूट का 53 सॉल्व करते हैं तो कितना, 7 7 49, 8 8 64, 7 और 8 के बीच में कोई वैल्यू मिलेगी। सो करके देख लेते हैं, ये 53 है, 7 7 49 होते हैं, 50 51 52 53, ये 4 आ गया, यहां पे 7 आ गया, यहां पे 14 बन जाता है, डॉट लगा देना, एक 0 आ जाएगा, डॉट लगाएंगे एक 0 आ जाएगा एंड द वैल्यू कैन बी रिटर्न एज कितना, कुछ और भी आएगा कि 0 लगाना पड़ेगा क्या यार, 2 से कर देंगे इसको, एक 0 यहां पे आएगा, 7.2 से करके देख लेते हैं एक बार, चलो एक 0 यहां पे भी 7.02, चलो एक बार ऐसे ही मल्टीप्लाई कर लेते हैं, अप्रोक्सीमेशन में आइडिया मिल जाएगा अपने को। 7.2 इंटू 7.2, 7 2 14, 7 2 14, 49 50, 4 4 8, 7.02 से करते हैं फिर इसको, 7.2 से जो वैल्यू आ रही है वो 51 आ रही है, यानी कि कुछ और वैल्यू चाहिए इसमें, है ना। 7.4 से कर लेते हैं, 4 4 16, 7 4 28, 29, 28, 49 50 51, हाँ अब कुछ हो सकता है, अब तो और ज्यादा हो गई वैल्यू, ज्यादा चली गई, 7.3 ही सही है, तो 7.3 लिख देता हूं इसकी जगह। चलेगा ना ये, अरे दौड़ेगा,
7.2 से नहीं आ रही है, 7.3 से आ रही है, मतलब 7.2 के बाद की कुछ वैल्यूज ऐड ऑन करनी पड़ेगी। मैं अप्रोक्सीमेशन में लिख रहा हूं 1.6 डिवाइडेड बाय 7.3 10 की पावर 7, अप्रोक्सीमेशन में लिख रहा हूं मैं सिर्फ, है ना। सो 16 को डिवाइड करते हैं 73 से एंड डॉट लगा देंगे, एक 0 आ जाएगा। ठीक है, डॉट से डॉट मर जाएगा। अरे एक गलती हो गई थी, यहां पे हमने 10 की पावर जो लिखी थी वो 12 लिख दी थी, वो गलती कर दी थी हमने वहां पे। सो 12 नहीं होगा, 13 होगा, पॉइंट हटाया, एक 10 आया, 14 बन गया, अंडर रूट ले रहे हैं हम लोग। सो यहां से पॉइंट से तो पॉइंट मर जाएगा, 16/73, तो डॉट लगाया, एक 0 आया। 73 को कितने से मल्टीप्लाई करूं, 2 से कर लीजिए, 3 2 6, 7 2 14 होते हैं। सो 146 बन जाएगा यहाँ पे, एंड 10 में से 6 के 4, और यहां क्या बनेगा 1, डॉट लगा हुआ है, 0 आ जाएगा, एंड 2 से 146 आ रहा है, यानी कि 0.1 लगा देना साथ में, तो 73 बन जाएगा यहाँ पे। और 10 में से 3 जाएंगे 7, और कितना बने यहाँ पे 13 बना, 7 और 8 सॉरी 7 और 6 67 आ जाएगा। अरे एक 0 इधर आ गया, 13 बन गया, 7 में से 6 माइनस सॉरी 13 में से 7 माइनस करोगे तो 67 आएगा, 0 लगा देना। 73 को किससे मल्टीप्लाई करें कि जो वैल्यू है वो 670 मिल जाए, तो 73 को एक बार 7 7 जा 49, 7 8 जा 50, 7 9 जा 63, 9 से कर दिए, 9 3 जा 27, 7 9 जा 63, 64 65, 2.219, क्या आंसर मिल रहा है 0.219, 0.219, तो v का वैल्यू मिलेगा 0.219 इंटू 10 की पावर 7 मीटर पर सेकेंड। सॉल्व करा, 2.19 इंटू 10 की पावर 6 मीटर पर सेकेंड, ये सही रहेगा। ठीक है, वहां पे गलती कर दी थी हम लोगों ने, क्या किया था, यहां पे कैलकुलेशन में मिस्टेक कर दी थी, जल्दबाजी का काम शैतान का होता है वैसे भी, है ना, तो हमने भी वही गलती करी। यहां पे 10 की पावर 13 आएगा और फिर सॉल्व करोगे तो आंसर अलग आएगा, तो ये करेक्शन कर लीजिएगा। 2.19 इंटू 10 की पावर 6 मीटर पर सेकेंड, ये हमारा फाइनल आंसर है। ठीक है भाई, क्लियर हो गया तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 9। बस इतनी ही बात थी क्वेश्चन नंबर 9 की, तो फटाफट से नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। फटाफट से नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। कर लिया नोट, बढ़े आगे, चलिए भी बहुत बढ़िया। अब हम बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट हो गया है। क्वेश्चन नंबर 9 के बाद आते हैं 10th पे। तो क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोलते हैं, अ स्टोन इज फास्टन टू वन एंड ऑफ अ स्ट्रिंग एंड इज व्हर्ल्ड इन अ वर्टिकल सर्कल ऑफ रेडियस r. Find the minimum speed the stone can have at the highest point of the circle. Highest point of the circle पे minimum speed कितनी हो सकती है स्टोन के पास, वो बताइए। वर्टिकल सर्कुलर मोशन का केस बनेगा, तो एक बार खुद से ट्राई करना। इट इज अ केस ऑफ अ वर्टिकल सर्कुलर मोशन, तो वर्टिकल सर्कुलर मोशन का ये केस है, तो एक बार खुद से ट्राई करो, देखो क्या आंसर आता है इसमें। कर लिया ट्राई, मैं बताऊं सॉल्व करके। अब तो एक पार्टिकल को जब आप बांधते हो और इसको एक वर्टिकल सर्कल में गोल गोल घुमाने की कोशिश करते हो, तो अगर वो सर्कल कंप्लीट करता है तो तुम्हें पता है लोअर मोस्ट पॉइंट पे उसके पास कुछ वेलोसिटी होती है, लेकिन उन्होंने बोला है कि अगर आपने रस्सी को बांधा है और एक स्ट्रिंग से बांधते हो और इसको वर्टिकल सर्कल में आप वेल्ड कर रहे हो जिसका रेडियस r है, तो इस केस में आपको मिनिमम स्पीड बतानी है, कैन हैव द एट द हाईएस्ट पॉइंट, द स्टोन कैन हैव एट द हाईएस्ट पॉइंट। तो ये हमारा सेंटर, ये हाईएस्ट पॉइंट, और हाईएस्ट पॉइंट पे उसकी मिनिमम स्पीड कितनी होगी। पहली बात तो मुझे यह समझना जरूरी है कि हाईएस्ट पॉइंट पे क्या क्या हो सकता है। तो पहले मैं एक एफबीडी बना लेता हूं हाईएस्ट पॉइंट के लिए। मैंने बोला टेंशन विल एक्ट इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, एट द हाईएस्ट पॉइंट टेंशन विल एक्ट इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। यहां पे और क्या क्या हो सकता है, mv²/r बाहर की तरफ लग रहा है, टेंशन नीचे की तरफ, mgb नीचे की तरफ। तो हाईएस्ट पॉइंट का एफबीडी बनाया है, ये वाली कहानी दिखती है मुझे। एक पॉइंट पे मैं बोलता हूं t प्लस mg जो बराबर है वो mv²/r के। तो हाईएस्ट पॉइंट पे मुझे मिनिमम स्पीड, ध्यान से सुनना, मिनिमम स्पीड चाहिए। इस पूरी इक्वेशन को जरा देखो, mg वाला पार्ट पूरा कांस्टेंट है, mg से कोई छेड़खानी नहीं हो सकती। मास को कोई फर्क नहीं पड़ता है कि तुम लोअर पॉइंट पे हो या हाईएस्ट पॉइंट पे हो, तो mg वाला पार्ट कांस्टेंट है। यहां पे मास और ये रेडियस फिक्स कर रखा है। टेंशन को वेलोसिटी से रिलेट करो, अगर आपको v मिनिमम चाहिए, यानी कि एट द हाईएस्ट पॉइंट टेंशन विल आल्सो बी मिनिमम।
हाईएस्ट पॉइंट पे टेंशन मिनिमम होगा तभी आपको मिनिमम स्पीड मिलेगी। वहां पे जहां पे टेंशन ज्यादा वहां पे मैक्सिमम स्पीड, क्योंकि यहां पे सर्कुलर पाथ प्रोवाइड कराने के लिए कौन जिम्मेदार है? यहां पे सर्कुलर पाथ प्रोवाइड कराने के लिए कौन जिम्मेदार है? टेंशन। तो सीधी सीधी सी बातें बोल सकता हूं कि जहां पे टेंशन मिनिमम है वहां पे वेलोसिटी भी मिनिमम है, क्योंकि इक्वेशन से दिख रहा है mg कांस्टेंट रहेगा, मास और r कांस्टेंट है, यानी कि वेलोसिटी और टाइम को ही रिलेशन करता है आपस में। सो t मिनिमम कितना हो सकता है? मिनिमम टेंशन कितना हो सकता है? मैंने बोला एट द हाईएस्ट पॉइंट मिनिमम टेंशन 0 ले सकते हैं आप लोग। हाईएस्ट पॉइंट पे टेंशन 0 हो जाता है, क्योंकि जैसे जैसे आप ऊपर बढ़ते जाओगे टेंशन की वैल्यू डिक्रीज होती जाएगी। जैसे जैसे आप ऊपर बढ़ोगे द वैल्यू ऑफ द टेंशन t डिक्रीजेस। ऊपर जाते जाते टेंशन डिक्रीज होता है, ऊपर से नीचे आते आते टेंशन की वैल्यू आपकी इंक्रीज होती रहती है। ठीक है, सो हाईएस्ट पॉइंट पे मिनिमम टेंशन 0 होता है, और अगर इस इक्वेशन में टेंशन को 0 कर दिया तो mg जो बनेगा वो बनेगा mv स्क्वायर बाय r। मिनिमम टेंशन पे आपको जो वेलोसिटी मिलेगी वो मिनिमम वाली मिलेगी। सो मिनिमम वेलोसिटी जो बनेगी m से m मर जाएगा, और v मिनिमम जो बनता है वो उसका स्क्वायर होगा rg के बराबर। दैट मीन्स v मिनिमम विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ rg। मिनिमम स्पीड कितनी मिल जाएगी? रूट ऑफ rg मिल जाएगी। तो ये एक और तरीका है वैसे इसको सॉल्व करने का, पर अभी एक तरीका मैंने बता दिया जिसमें मिनिमम टेंशन आप 0 लोगे। ऊपर सबसे टॉप मोस्ट पॉइंट पे जो मिनिमम टेंशन होता है वो 0 होता है, जिसके बेसिस पे मिनिमम स्पीड जो होती है वो अंडर रूट ऑफ rg होती है। पहली अप्रोच। दूसरी अप्रोच बोलती है कि अगर कोई भी पार्टिकल एक वर्टिकल सर्कुलर पाथ को फॉलो कर रहा है, ठीक है, अगर कोई भी पार्टिकल वर्टिकल सर्कुलर मोशन में मूव कर रहा है, तो एट द लोअर मोस्ट पॉइंट आपको पता होनी चाहिए उसकी वेलोसिटी कितनी होती है? अंडर रूट ऑफ 5gr। ठीक है, ये हमेशा हर जगह बताया जाता है कि कोई भी पार्टिकल अगर वर्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है तो रूट 5gr से आप इसको रिलेट कर सकते हो। ठीक है, देखो ये वाला कोई तुक नहीं देता इतना ज्यादा, ये वाला इतना ज्यादा कोई लॉजिक नहीं देता है। लॉजिकली तो यही बात सही है, बट अगर एक फील वाली बात चाहिए तो फील यहां से आ सकता है कि एट द लोएस्ट पॉइंट लोअर मोस्ट पॉइंट पे जो वेलोसिटी होती है रूट 5gr होती है। आप जा रहे हो अपर मोस्ट पॉइंट पे, ठीक है, अपर मोस्ट पॉइंट पे जब आप गए तो आपने कितना हाइट अटेन किया? 2r का। अपर मोस्ट पॉइंट पे आपने कितना हाइट अटेन किया? 2r का हाइट अटेन किया है। यहां पे मेरे पास होती है काइनेटिक एनर्जी, यहां पे होगी काइनेटिक एनर्जी भी और पोटेंशियल एनर्जी भी। तो एनर्जी कंजर्वेशन लगा सकते हो आप लोग यहां पे। सो एनर्जी कंजर्वेशन लगाओगे तो यहां पे बोलोगे काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट ए बराबर होगा एनर्जी एट पॉइंट बी के। एनर्जी कंजर्वेशन से भी सॉल्व कर सकते हो। तो काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट ए विल बी इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट बी। सो ए पे काइनेटिक एनर्जी भी लिखी जाएगी हाफ m v a का स्क्वायर इज इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी हाफ m v b का स्क्वायर प्लस m g इंटू हाइट। हाइट कितनी है? 2r की है, तो यहां से भी कर सकते हो, सारे मास से मास मार देना। सो v स्क्वायर कितना है? 5gr, तो 5gr बाई 2 इज इक्वल्स टू वी बी स्क्वायर बाई 2 प्लस का g इंटू 2r। ये 2r वाली कहानी उधर भेज दीजिए, तो वी बी स्क्वायर बाई 2 बन जाएगा, वी बी स्क्वायर बाई 2 बन जाएगा 5gr बाई 2 माइनस का 2gr। सॉल्व करेंगे तो क्या बनेगा? 2 2 4, 5 माइनस 4 इज 1, तो इट कम्स आउट बी gr बाय 2। 2 से ये 2 मर जाएगा क्योंकि इक्वल में चल रही थी कहानी, तो वीबी का स्क्वायर बनता है gr। सो यहां पे वीबी बन जाएगा अंडर रूट ऑफ gr। वीबी बन जाएगा अंडर रूट ऑफ gr। क्या बनेगा वो? रूट ऑफ gr। तो जस्ट एक फील वाली बात है, ठीक है। तो कभी कभार क्या होता है कि आपको मिनिमम, देखो सही अप्रोच यही रहेगी, जैसे जैसे ऊपर जाते हो टेंशन डिक्रीज होता है, एट द टॉप मोस्ट पॉइंट टेंशन 0 हो जाता है। मिनिमम टेंशन होता है एट द टॉप मोस्ट पॉइंट, वो 0 ले लेते हैं हम लोग और बोलते हैं कि एट जैसे ही वो अपर मोस्ट पॉइंट पे पहुंचा टेंशन यहां पे 0 हो गया। जैसे वो अपर मोस्ट पॉइंट पे पहुंचता है टेंशन 0 हो जाता है। तो ये पार्टिकल नीचे क्यों नहीं गिरा? पार्टिकल नीचे क्यों नहीं गिरा? क्योंकि इसके पास इनर्शिया है। जैसे वो अपर मोस्ट पॉइंट पे पहुंचा टेंशन 0 हो गया। टेंशन 0 होते पार्टिकल को नीचे गिरना चाहिए था, लेकिन पार्टिकल आगे चला जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इसके पास इनर्शिया है इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन में। सो इसका इनर्शिया ऑफ मोशन क्या बोलता है? आगे जाओ। और जैसे वो थोड़ा सा आगे जाता है टेंशन की वैल्यू कुछ आ जाती है और अब वो फिर से नीचे सर्कुलर पाथ को कवर कर लेता है। तो एट द टॉप मोस्ट पॉइंट टेंशन मिनिमम हम 0 लेते हैं, उसके बेसिस पे हम इक्वेशन को डिफाइन करते हैं। ये एक्चुअल अप्रोच है क्वेश्चन को सॉल्व करने की। पहले तो इसको नोट करो, कर लिया नोट?
उसके बाद में ये हमारी एक फील वाली बात है, ठीक है। एक्चुअल अप्रोच तो नहीं बोलूंगा क्योंकि आपको पहले ये भी पता होना चाहिए कि जब कोई भी पार्टिकल सर्कुलर वर्टिकल सर्कल को कंप्लीट करता है तो लोअर मोस्ट पॉइंट पे जो वेलोसिटी होती है वो √5gr होती है, ये पता होना चाहिए आपको। इसी के बेसिस पे आप बता सकते हो कि टॉप मोस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी कितनी होगी बाय यूजिंग द एनर्जी कंजर्वेशन। इनिशियल एनर्जी यानी कि ए पॉइंट पे जो एनर्जी है वो बी पॉइंट के एनर्जी के बराबर होगी। तो इसको भी नोट कर लो, करना चाहो तो आंसर सेम मिलेगा। कर लिया नोट, बढ़े आगे। ओके चलिए भाई, तो आगे बढ़ते हैं, अगले पार्ट पे आते हैं। आफ्टर दिस क्वेश्चन नंबर 10 हमारा क्वेश्चन नंबर 11 हमसे क्या बोलता है, अ सीलिंग फैन हैज अ डायमीटर ऑफ द सर्कल थ्रू द आउटर एज ऑफ द 3 ब्लेड्स। ठीक है, तो डायमीटर जो हम कंसीडर कर रहे हैं वो पूरे ब्लेड्स को कवर करके, पंखा देखो फटाफट से, पंखे में पूरा ब्लेड्स होंगे, उनको कवर करके डायमीटर डिफाइन किया गया, वो है 120 सेंटीमीटर। सो फैन का जो डायमीटर है वो तो है 120 सेंटीमीटर का, क्योंकि तुमने कभी भी किसी भी पंखे को देखा होगा तो देखा होगा यहां पे गोल गोल सा बना होता है, फिर ऐसे ब्लेड्स बनी होती है, ठीक है, ऐसे ब्लेड्स बनी होती है उसमें फिर। सो ये जो डायमीटर है वो 120 सेंटीमीटर का है, ये डायमीटर 120 सेंटीमीटर का है। फुल स्पीड में वो 150 आरपीएम से, फ्रीक्वेंसी होती है 150, ओहो 1500 आरपीएम है, क्या बात है। रोटेशंस पर मिनट या फिर रेवोल्यूशंस पर मिनट की बातें हो रही है यहां पे, जिसको कि हम पर सेकंड में कन्वर्ट करते हैं, तो 1500/60 कर दोगे तो ये हो जाएगा आरपीएस। ये बन जाएगा कितना, 0 से 0 मार देना, 3 से 50 टाइम्स हो जाएगा, 3 से 2 टाइम्स 25 आरपीएस हो जाएगी। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी मिल गई, 25 आरपीएस है इस पंखे के गोल घूमने की, यानी कि फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है, फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है, एक टाइम पीरियड में कितने चक्कर कवर करता है वो। फ्रीक्वेंसी आपको क्या बताता है, एक सेकंड में या फिर 1 टाइम पीरियड में कितने चक्कर वो कवर करता है। आरपीएस का मतलब ये रोटेशंस पर सेकंड, एक सेकंड में उसने कितने चक्कर काटे। चलिए भाई, कंसीडर अ पार्टिकल ऑफ मास m, एक पार्टिकल जिसका मास m है, जो कि बोला गया है 1 ग्राम का है, इसको आपने पंखे के यहां पे एक एंड पे चिपका दिया है, पंखे के ब्लेड पे यहां पे चिपका दिया। अब क्योंकि ये पंखे के साथ गोल गोल घूमेगा तो ये पार्टिकल का जो पाथ है वो एक सर्कुलर पाथ बन जाएगा। पार्टिकल का जो ये पाथ होगा वो कैसा हो जाएगा, एक सर्कुलर पाथ हो जाएगा। तो ये पार्टिकल एक सर्कुलर पाथ फॉलो करता है। हाउ मच फोर्स डज इट एक्सपीरियंसेस व्हेन द फैन रन्स एट द फुल स्पीड। तो ये पार्टिकल कितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा जब पंखा पूरी स्पीड से घूम रहा है, तो हाँ, ये पार्टिकल कितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा जब ये पंखा फुल स्पीड से घूमेगा। चलो भाई एक बार ट्राई कर लो खुद से, फिर देखते हैं क्या आंसर आता है। कर लिया ट्राई, मैं सॉल्व कराऊं। ओके, सो इस पार्टिकल का मास 1 ग्राम, पार्टिकल का मास 1 ग्राम यानी कि 10⁻³ kg। जब भी कोई पार्टिकल सर्कुलर पाथ फॉलो करता है उसके ऊपर एक फोर्स लगता है जो इसको बाहर की तरफ खींचता है, जिसको कि हम mv²/r यानी कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बोलते हैं। तो ये इस पार्टिकल के ऊपर एक फोर्स लगेगा, दैट्स कॉल्ड द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, एंड दिस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज गिवन बाय mv²/r। यहां पे v के बारे में तो कुछ भी नहीं बोल रखा है, स्पीड के बारे में नहीं पता, तो एंगुलर स्पीड के बारे में लिख दीजिए v इक्वल्स टू ω/r से m ω²r होता है। रिलेशन तो पता ना, v इक्वल्स टू ω/r का, तो ओमेगा के फॉर्म में लिख दी इक्वेशन। अब ओमेगा के फॉर्म में इसलिए लिखी है क्योंकि ओमेगा को हम लिख सकते हैं 2π/t, या फिर इसको लिख सकते हैं 2π इंटू फ्रीक्वेंसी। क्वेश्चन में फ्रीक्वेंसी गिवन है इसलिए मैं ओमेगा का यूज कर रहा हूं, क्वेश्चन में फ्रीक्वेंसी गिवन है इसलिए मैं ओमेगा का यूज कर रहा हूं, नहीं तो मैं v से ही काम चला लेता। चलिए भाई सॉल्व करते हैं इसको फिर। तो यहां पे बन जाएगा मास 10⁻³ ओमेगा की जगह 2π, इसका स्क्वायर करना है तो 4π² इंटू फ्रीक्वेंसी का स्क्वायर इंटू r। r कितना होगा, 60 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो इसको सॉल्व कर लीजिए, यहां पे दिस कम्स आउट विद 10⁻³ इंटू 4, π² को 10 लिख दूं मैं, π² की जगह मैंने 10 लिख दिया। फ्रीक्वेंसी का स्क्वायर करना है, 25 का स्क्वायर 625 होता है, 625 इंटू r कितना है 60 सेंटीमीटर, तो 60 इंटू 10⁻²। सही है, ओके। सो यहां पे जो कहानी बनेगी ये बनेगी 10⁻², 10⁻², या फिर देखो 1 2 मर गए। सो इक्वेशन बनती है 625 इंटू 4 इंटू 6,
तो पहले तो 625 को 4 से मल्टीप्लाई कर लेता हूं, 5 4 से 20 होता है, 4 2 8 9 10 होता है, 6 4 24 25, 2500 आता है ये। इसको भी 6 से मल्टीप्लाई कर लेता हूं, 6 0 0 6 0 0 6 5 30 6 12 13 14 15। तो कहानी में बन रहा है हमारे पास 15,000 इंटू 10 की पावर माइनस का 3, यानी कि बनेगा 15 न्यूटन का फोर्स। तो इस पार्टिकल के ऊपर कितना फोर्स लग रहा है? 15 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। सॉल्व करा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स 15 न्यूटन का आ रहा है। इस पार्टिकल के ऊपर 15 न्यूटन का फोर्स लग रहा है बाहर की तरफ, अवे फ्रॉम द सेंटर, अवे फ्रॉम द सेंटर। नाउ द पॉइंट सेज कि आपको यह बताना है कि फोर्स लगा कौन रहा है, ये इसके ऊपर ये फोर्स लगा कौन रहा है? हु एक्सर्ट्स दिस फोर्स? क्या बोलोगे, कौन लगा रहे फोर्स? तुम लगा रहे हो क्या फोर्स? क्या तुम्हारा फोर्स है क्या 15 न्यूटन का? नहीं ना। तो हम क्या बोलेंगे? हु एक्सर्ट्स दिस फोर्स? तो हम बोलते हैं कि भाई साहब द फैन, द मूविंग फैन एक्सर्ट्स दिस फोर्स। तो क्या बोलोगे? मूविंग फैन एक्सर्ट्स दिस फोर्स। तो मूविंग फैन ये वाला फोर्स लगाता है। तो ये फोर्स कौन लगा रहा है? मूविंग फैन लगा रहा है। ये फोर्स कौन लगा रहा है? मूविंग फैन लगा रहा है। हाउ मच फोर्स डज दिस पार्टिकल एक्सर्ट्स ऑन द ब्लेड अलोंग इट्स सरफेस? भाई ब्लेड पे अलोंग द सरफेस ये पार्टिकल कितना फोर्स लगाएगा? ब्लेड पे अलोंग द सरफेस ये पार्टिकल कितना फोर्स लगाएगा? तो भाई अकॉर्डिंग टू द न्यूटन थर्ड लॉ, फॉर एवरी एक्शन देयर इज ऑलवेज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो जितना फोर्स ये पंखा इसके ऊपर लगाएगा उतना ही फोर्स ये भी पंखे के ऊपर लगाएगा। जितना फोर्स पंखे ने इस पार्टिकल के ऊपर लगाया उतना ही फोर्स पार्टिकल भी पंखे के ऊपर लगाएगा अकॉर्डिंग टू द न्यूटन थर्ड लॉ। सो ऊपर लिख देता हूं, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ, particle exerts same force on fan. According to the Newton third law, पार्टिकल भी सेम फोर्स लगाएगा इस फैन के ऊपर, क्योंकि इस फैन ने उसके ऊपर 15 न्यूटन का लगाया था, तो ये भी 15 न्यूटन का ही फोर्स लगाएगा। इस फैन ने पार्टिकल के ऊपर 15 न्यूटन का फोर्स लगाया था, इसलिए पार्टिकल भी क्या करेगा? इसके ऊपर क्या करेगा? 15 न्यूटन का फोर्स लगाएगा। फोर्स किसने लगाया था? मूविंग फैन। ठीक है भाई, क्लियर रहेगी बातें? फटाफट से नोट कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल की ओर आते हैं। नोट कर लो जल्दी से, देखते हैं अगला सवाल। फिर ये तो समझ आ गया ना? बढ़े आगे, आ जाओ भाई। सो क्वेश्चन नंबर 11 के बाद बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। सो क्वेश्चन 12 हमारा बोलता है, अ मस्कीटो इज सिटिंग ऑन अ एलपी रिकॉर्ड डिस्क रोटेटिंग ऑन अ टर्न टेबल एट 33 1/3 revolutions per minute. The distance of the mosquito from the center of the turntable is 10 centimeter. Show that the friction coefficient between the mosquito and the table, between the record and the mosquito is greater than pi square by 81. आपको शो करना है इस बार, ठीक है? तो प्रूफ वाली बातें हैं, थोड़ा सा ध्यान से इस पे फोकस करना, एक बार ट्राई करो खुद से, फिर हम देखते हैं क्या कर सकते हैं इसमें। चलो भाई क्या करेंगे इसमें? अब मस्कीटो है, एलपी रिकॉर्ड पे बैठा है, डिस्क है जो कि रोटेट कर रही है टर्न टेबल पे, और ध्यान से सुनना इस बात को। ये रही टर्न टेबल, बना ली टर्न टेबल, रोटेट कर रही है विद सम एंगुलर फ्रीक्वेंसी। यहां पे फ्रीक्वेंसी दे दी है, इसको सॉल्व करना है ना, 33 को 3 से मल्टीप्लाई करो, फिर प्लस से कर देना। सो 33 इंटू 3 प्लस 1 अपॉन 3 क्या बनेगा? 99 प्लस 1 100/3 आरपीएम। इसको आरपीएस में कन्वर्ट कीजिए तो 100/3 इंटू 60 आरपीएस। 0 से 0 मर जाएगा, 2 5 10 2 3 6 5/9 आरपीएस बन जाएगा। यहां पे 5/9 आरपीएस फ्रीक्वेंसी मिल गई, बहुत बढ़िया। यहां पे डिस्क रखिए, मान लो यही तुम्हारी डिस्क है, मान लीजिए यही तुम्हारी डिस्क है जो कि रोटेट कर रही है। ये रहा वो मच्छर, ठीक है? ये है वो मच्छर या मक्खी, जो भी है, मस्कीटो है ना, मच्छर ही है, ठीक है? सेंटर से कितने डिस्टेंस पे है? डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर।
सेंटर से 10 सेंटीमीटर पे ये मच्छर यहां बैठा हुआ है और ये भी साथ साथ में घूम रहा है, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब ध्यान से सुने इस बात को, बहुत इंपॉर्टेंट। मच्छर क्योंकि एक सर्कुलर पाथ फॉलो कर रहा है सेंटर से 10 डिस्टेंस पे सेंटीमीटर, तो यहां पे क्या होगा, इस मच्छर के लिए हमें बताना है कि जो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है बिटवीन द रिकॉर्ड एंड द मच्छर इज ग्रेटर देन पाई स्क्वायर बाई 81। इसके ऊपर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा कि नहीं लगेगा, बोलो हाँ कि ना, बिल्कुल लगेगा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बाहर की तरफ, जिसकी वजह से ये मच्छर बाहर की तरफ जाने की कोशिश करेगा। तो इसको रोकेगा कौन, इसको रोकेगा मसीहा। कौन है वो मसीहा, फ्रिक्शन। इस मच्छर के ऊपर लगता है बाहर की तरफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, जिसको रोकता है फ्रिक्शन। तो बेसिकली मैंने बोला कि इसको रोकने का काम कौन कर रहा है, फ्रिक्शन। तो F इक्वल्स टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। इस फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू लिमिटिंग फ्रिक्शन की तरफ जा सकती है, तो मैंने बोला कि इट विल बी इक्वल्स टू m ओमेगा स्क्वायर r। तो मैंने बोला फ्रिक्शन की जो मैक्सिमम वैल्यू जा सकती है वो लिमिटिंग फ्रिक्शन तक जा सकती है, तो F की वैल्यू मैक्सिमम टू मैक्सिमम लिमिटिंग फ्रिक्शन तक होगी। सो यहां पे m ओमेगा स्क्वायर r शुड बी लेस देन इक्वल्स टू म्यू mg। जो फ्रिक्शन यहां पे मच्छर के ऊपर लग रहा है उसकी मैक्सिमम वैल्यू लिमिटिंग फ्रिक्शन के बराबर हो सकती है, बाकी वो लिमिटिंग फ्रिक्शन से कम ही रहेगा। सो m ओमेगा स्क्वायर r शुड बी लेस देन म्यू mg। सो m से तो m मार दिया जाए पहले, फिर बनेगा यहां पे म्यू शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर r बाय g। देख लो भाई, g को नीचे भेज दिया, म्यू को यहां लिख दिया, तो एरो बड़ा वाला इसकी तरफ आ गया, ओमेगा स्क्वायर r बाय g। कोई बड़ी बात नहीं लिखी है, वही सिंपल सी बातें जो तुम्हें पता है। ओमेगा को लिखते हैं 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी से, तो यहां पे ओमेगा को भी डिफाइन कर देते हैं, ओमेगा इक्वल्स टू 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी। सो 2 पाई इंटू 5/9, ये ओमेगा मिल गया। वहां तो ओमेगा स्क्वायर है, तो ओमेगा स्क्वायर बन जाएगा कितना, 4 इंटू पाई का स्क्वायर इंटू 25/81। 25 4 जा 100 होता है, तो 100, 25 4 जा 100, पाई स्क्वायर को भी 10 लिख देता हूं मैं। ये एक काम करो, चलो लिख लो, डिवाइडेड बाय 81। सो ओमेगा स्क्वायर बन रहा है 1000/81, वो वहां पे लिख देंगे हम लोग, ठीक है। तो इसको नेक्स्ट पेज पे सॉल्व कर लेते हैं। हमारा अगला पेज आ गया है, म्यू विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर r डिवाइडेड बाय g। सो म्यू विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू, ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू बात कर लेते हैं। ओमेगा स्क्वायर इज 1000/81, ओमेगा स्क्वायर इज 1000 डिवाइडेड बाय 81, रेडियस है 10 सेंटीमीटर का, सो 10 इंटू 10 की पावर माइनस का 2 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय g हो जाएगा। एक काम करो ना, पाई स्क्वायर को पाई स्क्वायर ही रहने दो, शो करने वाली बातें हैं, क्योंकि शो करना है ना पाई स्क्वायर, तो पाई स्क्वायर को पाई स्क्वायर ही रहने दीजिए। तो यहां पे भी इसको आप पाई स्क्वायर के फॉर्म में ही लिखना, सो इट विल बी 100 पाई स्क्वायर, ठीक है जी। ये 100 10 की पावर माइनस का 2 एक दूसरे को मार डालेंगे। g का वैल्यू 10 होता है, 10 से 10 भी मर जाएगा, तो म्यू का वैल्यू मिलेगा ग्रेटर देन और इक्वल टू पाई स्क्वायर बाय 81। सो म्यू का जो भी वैल्यू आपके पास आएगा वो पाई स्क्वायर बाय 81 से या तो बड़ा होगा या फिर उसके बराबर होगा। उसने बोला है शो दैट द फ्रिक्शन कोएफिशिएंट बिटवीन द रिकॉर्ड एंड द मस्कीटो इज ग्रेटर देन पाई स्क्वायर बाय 81। ये जो भी फ्रिक्शन कोएफिशिएंट है वो बड़ा होगा पाई स्क्वायर बाय 81। मैंने प्रूफ कर दिया भाई, यहां पे मैंने बोल दिया कि म्यू का जो वैल्यू होगा वो पाई स्क्वायर बाय 81 से बड़ा होगा। शो कर दिया म्यू का वैल्यू पाई स्क्वायर बाय 81 से बड़ा होगा, तो भाई खत्म कहानी। इतनी सी तो बात समझानी थी बस, सही है। नोट कर लो इसको, नोट कर लो, नोट कर लो, नोट कर लो। यहां से नोट करना शुरू करोगे, कहां से, यहां से डायग्राम बनाओगे। ये बात, फ्रिक्शन इसके सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को बैलेंस कर रहा है। फ्रिक्शन की जो वैल्यू होती है वो लिमिटिंग फ्रिक्शन से या तो छोटी होगी या फिर उसके बराबर होगी। फ्रिक्शन की जगह m ओमेगा स्क्वायर r पुट कर लिमिटिंग फ्रिक्शन का फॉर्मूला लगा के क्वेश्चन को सॉल्व किया। कर लिया नोट? ये भी नोट कर लो जल्दी से। कर लिया ये भी नोट? पक्का ना? बढ़े आगे? ओके, सो आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 के बाद क्वेश्चन नंबर 13 हमसे क्या बोलता है, आओ देखें। A simple pendulum is suspended from the ceiling of a car taking a turn of radius 10 meter at a speed of 36 kilometers per hour. Find the angle made by the string of the pendulum with the vertical if this angle does not change during the turn. भाई बोला कि एक सिंपल पेंडुलम को सस्पेंड कर रखा है, गाड़ी में पेंडुलम लटका दिया, गाड़ी टर्न ले रही है जिसकी वजह से पेंडुलम कुछ एंगल बना लेता है। ठीक है, कैसा सिनेरियो बनेगा पहले डायग्राम से समझा दूं, उसके बाद खुद से ट्राई करना तुम लोग। ठीक है, तो ये तुम्हारी वो गाड़ी टर्न लेती हुई जा रही है,
गाड़ी के ऊपर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है mv²/r, ऊपर की तरफ, इधर की तरफ लगेगा। हमें गाड़ी की बात नहीं करनी, गाड़ी के अंदर पेंडुलम है, मुझे उसकी बात करनी है। तो जब गाड़ी टर्न ले रही है तो पेंडुलम बाहर की तरफ जाएगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पेंडुलम पे भी लगेगा। तो अगर मैं गाड़ी के अंदर की बात करूं, गाड़ी को पीछे से देखा मैंने, बैक साइड से अगर गाड़ी को देखते हैं हम लोग, तो ये दिखती है ऐसी, ये इसके टायर थे, यहां पे शीशे में देख लेते हैं इसको जरा क्या चल रहा है कहानी अंदर। ये पेंडुलम था हमारा। अब क्योंकि गाड़ी ने टर्न लिया इधर की तरफ, तो पेंडुलम गया बाहर की तरफ, पेंडुलम के ऊपर लगा m⍵²r, या फिर मैं बोलूं mv²/r। v दे रखा है ना इस बार, हाँ v दे रखा है, ठीक है। तो ये बात समझना जरूरी है, कब mv²/r फॉर्मूला लगेगा, कब m⍵²r फॉर्मूला लगेगा। ओमेगा तब लगाना जब क्वेश्चन में फ्रीक्वेंसी वगैरह दे रखी होगी, v वाला फॉर्मूला तब लगेगा जब क्वेश्चन में आपको स्पीड दे रखी है। सो उस केस में वर्टिकल से मान लीजिए इसने थीटा एंगल बनाया, वर्टिकल से उसने क्या किया, थीटा एंगल बनाया। सो दिस विल बी योर mv²/r। यहां पे क्या बन जाएगा, mv²/r फॉर्मूला लग गया। इसका जरा जूम करके बना लेते हैं डायग्राम। चलो भाई, क्या क्या फोर्सेस लग सकते हैं इसके ऊपर, एक तो लग ही रहा है mv²/r वाला, उसके अलावा एक और लगेगा mg, उसके अलावा एक और लगेगा टेंशन T। मान लीजिए वर्टिकल से उसने थीटा एंगल बनाया, तो दिस विल कम्स आउट बी योर T cos थीटा। क्यों बन रहा है भाई T cos थीटा, क्योंकि ये थीटा है तो ये भी थीटा हो जाएगा, है ना। ये T cos थीटा बन गया, इधर की तरफ बन जाएगा T sin थीटा। समझ रहे हो ना बात को। सो T sin थीटा विल बी इक्वल टू mv²/r, क्योंकि उन्होंने बोला है फाइंड द एंगल मेड बाय द स्ट्रिंग ऑफ द पेंडुलम विद द वर्टिकल इफ, ध्यान से, इफ दिस एंगल डज नॉट चेंजेस ड्यूरिंग द टर्न। ये थीटा फिक्स है, थीटा फिक्स तभी होगा जब इस पेंडुलम पे ऊपर लगने वाला फोर्स नीचे लगने वाले फोर्स के बराबर हो जाए, राइट में लगने वाला फोर्स लेफ्ट में लगने वाले फोर्स के बराबर हो जाए, उसी केस में थीटा आपका फिक्स रह सकता है। नहीं तो जैसे पेंडुलम थोड़ा भी मूव करेगा थीटा चेंज हो जाएगा। तो पेंडुलम जैसे ही मूव करेगा थीटा चेंज हो जाएगा। तो मैं नहीं चाहता हूं कि पेंडुलम मूव करे, क्योंकि मुझे थीटा को फिक्स रखना है। तो उसके लिए मैं बोलूंगा T sin थीटा जो होता है वो mv²/r के बराबर हो जाएगा, और जो T cos थीटा होता है वो mg के बराबर हो जाएगा। क्या मांग रहे थीटा, तो भाई ये डिवाइड कर दीजिए, m से m, t से t। सो tan थीटा इक्वल्स टू v²/rg। tan थीटा विल बी इक्वल्स टू v²/rg। v यहां पे 36 किलोमीटर पर आवर है, तो इसको कन्वर्ट कर लीजिए, v का वैल्यू 36 किलोमीटर्स पर आवर है, इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे, सो मिलेगा कितना, 10 मीटर पर सेकंड। 5/18, 5/18 से आप इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, इट कम्स टू बी 10 मीटर पर सेकंड, ठीक है। और रेडियस कितना दे रखा है, रेडियस दे रखा है इस बार मुझे 10 मीटर का। सो रेडियस पता है, v पता है, मेरा काम आसानी से हो जाएगा। g का वैल्यू भी उसने बोल दिया 10 ले लेना आप लोग। सो tan थीटा विल बी इक्वल्स टू v², कितना बनेगा, 10 का स्क्वायर 100 डिवाइडेड बाय रेडियस 10 मीटर का है, g का वैल्यू भी 10 लेने के लिए बोला है, इट कम्स आउट बी 1। tan थीटा 1 यानी कि थीटा कितना हो जाएगा, 45 डिग्री। tan थीटा 1 है यानी कि थीटा कितना हो जाएगा, 45 डिग्री। सो ये 45 डिग्री इज द फाइनल आंसर फॉर दिस। इसका फाइनल आंसर क्या बन जाएगा, 45 डिग्री। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 13 है। कर लिया नोट, समझ आ रही है ना तुम लोगों को बातें यार, ऊपर से तो नहीं जा रही ना, सच सच बोल रहे हो ना। देखो ऐसा होना चाहिए कि तुम्हारे दिमाग में सारी बातें क्लिक होनी चाहिए क्या हो रहा है। इसलिए मैं बोलता हूं कि एक बार वीडियो को खुद से भी जरूर ट्राई किया करो। जब भी कोई क्वेश्चन आता है वीडियो को पॉज करके खुद से जरूर ट्राई किया करो क्वेश्चन सॉल्व करने की, क्योंकि इससे तुम्हारा ये जो थिंकिंग प्रोसेस है वो ओपन होगा। और अगर ये थिंकिंग प्रोसेस तुम्हारा चालू हो गया ना एक बार, तो कोई क्वेश्चन फिर डिफिकल्ट नहीं है तुम्हारे लिए, ठीक है। तो ये सोचना आना चाहिए। अगर एक बार तुमने सोचना शुरू कर दिया ना, तो ट्रस्ट मी फिजिक्स के क्वेश्चन तुम्हारे लिए टफ नहीं होंगे फिर। इसलिए बोलता हूं बार बार हर क्वेश्चन पे खुद से ट्राई करो, खुद से ट्राई करो, क्योंकि ट्राई कर करके आज ट्राई करोगे कल तुम परफेक्ट बन जाओगे इसमें फिर, ठीक है। चलिए भाई, तो क्वेश्चन नंबर 13 कंप्लीट होता है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोलते हैं, आओ देख लेते हैं। द बॉब ऑफ अ सिंपल पेंडुलम ऑफ लेंथ 1 मीटर हैज अ मास ऑफ 100 ग्राम and a speed of 1.4 meter per second at the lowest point in its path. Find the tension in the string at this instant. सही है।
बॉब है सिंपल पेंडुलम का जिसका लेंथ 1 मीटर का है। इस बॉब का मास 100 ग्राम्स है और इसकी स्पीड है 1.4 मीटर पर सेकेंड एट द लोएस्ट पॉइंट इन इट्स पाथ। फाइंड कीजिए द टेंशन इन द स्ट्रिंग एट दिस इंस्टेंट। इस इंस्टेंट पे टेंशन इन द स्ट्रिंग कितनी होगी। चलो भाई ट्राई करो एक बार फटाफट से, देखो क्या आंसर आता है। हाँ जी कर लिया ट्राई। कैसे करोगे? सिंपल सिंपल सी अप्रोचेस है यार, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। वर्टिकल सर्कुलर मोशन हो रहा है। सो ये रहा पेंडुलम, ये रहा बॉब। पेंडुलम का लेंथ है 1 मीटर का, बॉब का मास दे रखा है कितना है 100 ग्राम्स का। सो बॉब का मास है 100 ग्राम, कन्वर्ट करेंगे किलोग्राम में तो ये 0.1 kg बन जाएगा। सो बॉब का मास कितना है 0.1 kg का है। ये बॉब फॉलो करता है एक सर्कुलर पाथ। ये बॉब क्या करेगा? फॉलो करेगा सर्कुलर पाथ का। जब वो लोअर मोस्ट पॉइंट पे है, जब वो लोअर मोस्ट पॉइंट पे आता है, सो टेंशन बताइए, यही बोला ना, लोएस्ट पॉइंट पे उसकी स्पीड है 1.4 मीटर पर सेकेंड। तो ये रही स्पीड 1.4 मीटर पर सेकेंड। तो लोअर मोस्ट पॉइंट, बार बार पता नहीं क्या दिक्कत आ जाती है, टेंशन बताना है इसमें आपको, ठीक है, लोअर मोस्ट पॉइंट पे। अब याद रहेगी, ठीक है। तो आपको क्या बताना है? टेंशन बताना है एट द लोअर मोस्ट पॉइंट पे कितना होगा। यहां पे 1.4 मीटर पर सेकेंड से आगे जा रहा है, मास पता है, लेंथ पता है, यानी कि ये रेडियस हो गया इसका, ठीक है। ट्राई करते हैं इसको, ठीक है। देखो जब भी क्वेश्चन आता है, मैंने हमेशा बोला है, चैप्टर नंबर जब हम लॉज ऑफ मोशन पढ़ देते हैं वहां से बोलता रहा हूं एफबीडी बनाओ, एफबीडी बनाओ, एफबीडी बनाओ। जब भी आप फ्री बॉडी डायग्राम बनाओगे तो आपको पता चलेगा कि ये रहा बॉब, टेंशन टी विल एक्ट लाइक दिस, mg नीचे की तरफ लग जाएगा, और एक और फोर्स जो इसके ऊपर लगता है, इट विल बी योर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स mv²/r। क्या मुझे बताओ, इस पॉइंट पे जब वो ए पॉइंट पे था, जब वो ए पोजीशन पे था, तो क्या बॉब ऊपर चला गया? नहीं। क्या वो बॉब नीचे आ गया? नहीं। वो अपना सर्कुलर पाथ फॉलो कर रहा है, उसके अलावा कुछ नहीं कर रहा है। यानी कि बॉब का ऊपर लगने वाला फोर्स नीचे लगने वाले फोर्सेस को बैलेंस कर रहा है। सो मैंने बोला T विल बी इक्वल टू mg प्लस mv²/r। सो T विल बी इक्वल्स टू 0.1 इंटू जी का वैल्यू 10 ले लीजिए, प्लस मास होगा 0.1 इंटू वी स्क्वायर, 1.4 का स्क्वायर करना पड़ेगा हम लोगों को, एंड अपॉन में रेडियस कितना है 1 मीटर का है। सॉल्व कर लेते हैं इस पार्ट को फटाफट से, एंड द वैल्यू कम्स आउट बी यहां पे 1 प्लस 14 इंटू 14 196 होता है, तो ये बन जाएगा 0.1 इंटू 1.96। सो टी का वैल्यू बनेगा 1 प्लस 0.196। सो टेंशन मिलेगा 1.196 न्यूटन। टेंशन की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 1.2 न्यूटन लिख सकते हैं आप लोग। अप्रोक्सीमेटली टेंशन की वैल्यू आप कितने लिख सकते हो? 1.2 न्यूटन लिख सकते हो, वो आपके फाइनल आंसर आएगा। तो लोअर मोस्ट पॉइंट पे हमने देखा टेंशन ऊपर लगेगा, mg नीचे लगेगा, और mv²/r भी नीचे की तरफ लगेगा। उस केस में टेंशन जो होगा mg प्लस mv²/r हो जाएगा। सो टेंशन की जस्ट वैल्यूज पुट करिए, मैंने जो डाटा गिवन था मुझे उसके बेसिस पे वैल्यूज पुट करके लोअर मोस्ट पॉइंट पे टेंशन निकाला है, और ये टेंशन तुम्हें पता है मैक्सिमम होता है। लोअर मोस्ट पॉइंट पे यहां पे जो टेंशन होता है वो मैक्सिमम होता है, पता है ना ये बात? तो तुम्हें टेंशन यहां पे मैक्सिमम होता है। अपर मोस्ट पॉइंट पे टेंशन जो होता है वो मिनिमम होता है, और यहां पे टेंशन जो होता है वो ऐसे ही होता है ना। हाँ, उसका इतना ज्यादा लोड नहीं है, हमें तो सिर्फ 2 पॉइंट चाहिए होते हैं, एक तो लोअर मोस्ट पॉइंट और एक अपर मोस्ट पॉइंट। यहां पे मिनिमम टेंशन होता है, यहां पे मैक्सिमम टेंशन होता है, वो हमने निकाली है 1.2 न्यूटन मैक्सिमम टेंशन। ठीक है जी, याद रहेगी बातें पक्का? चलिए भाई आगे बढ़ते फिर। ओके, सो अगला सवाल हमसे क्या बोलता है? क्वेश्चन नंबर 14 के बाद क्वेश्चन नंबर 15 हमसे क्या बोल रहा है? Suppose the bob of the previous problem has a speed of 1.4 meter per second when the string makes an angle of 0.2 radian with the vertical. अगर यहां पे रस्सी जो है वो 0.2 रेडियन का एंगल बनाता है वर्टिकल के साथ में, तो आपको टेंशन बताना है कितना होगा। अभी तो आपने लोअर मोस्ट पॉइंट पे बात की थी, अब लोअर मोस्ट पॉइंट पे नहीं है, अब यहां पे नीचे वाले पॉइंट से थोड़ा सा ऊपर आ चुके हो। सो पहले तो आप जो भी बातें कर रहे थे वो लोअर मोस्ट पॉइंट के लिए कर रहे थे, अभी कहानी में बदलाव आ चुके हैं। ये तुम्हारा बॉब यहां पे आ चुके हो, ये कुछ एंगल तुमने डिफाइन कर दिया है इस बार, और थीटा जो बोला गया है 0.2 रेडियन बोला गया है। थीटा कितना बोला गया है? 0.2 रेडियन है। अब बताइए इस पॉइंट पे टेंशन कितना होगा? इस पॉइंट पे टेंशन
किया ट्राई? देखो ये वर्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है ना अभी भी, क्या ये वर्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है ना अभी भी? हाँ अभी भी कर रहा है। जब ये यहां पे आएगा जहां पे मुझे टेंशन फाइंड करनी है, इसको मैं डॉटेड लाइन से बनाता हूं सो दैट थोड़ा सा इधर हम बात करेंगे, ठीक है? सो यहां पे अगर हम देखें तो mg विल एक्ट लाइक दिस इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, टेंशन T इधर की तरफ लग रहा है। अपार्ट फ्रॉम दिस यहां पे एक कंपोनेंट आएगा, ये थीटा है तो ये भी थीटा हो जाएगा, एंड दिस कम्स आउट बी mg cos थीटा। ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, mg का कंपोनेंट mg cos थीटा बन जाएगा, टेंशन पीछे की तरफ बन जाएगी, ठीक है? अब क्योंकि सर्कुलर पाथ फॉलो हो रहा है, सो देयर विल बी अनदर फोर्स जो कि हम क्या बोलते हैं, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, mv स्क्वायर बाय आर वाला। तो एक और फोर्स जो कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है mv स्क्वायर बाय आर, वो नीचे की तरफ लग रहा है, बाहर की तरफ लग रहा है, मतलब अवे फ्रॉम द सेंटर, ये सेंटर वाला पॉइंट है हमारा। तो यहां पे मुझे टेंशन बताना है, सो टेंशन विल बी इक्वल्स टू mv स्क्वायर बाय आर प्लस mg cos थीटा। टेंशन जो होगा हमारा यहां पे mv स्क्वायर बाय आर प्लस mg cos थीटा के बराबर होगा, ठीक है भाई? ये देखो ये क्या है तुम्हारे पास, रेडियन में है। अगर तुम्हें रेडियन में वैल्यू पुट करना नहीं आती तो इसको डिग्री में जरूर कन्वर्ट कर लीजिएगा। डिग्री में करोगे तो थीटा क्या बनेगा तुम्हारा, 0.2 मल्टीप्लाई बाय कितना लिखते हो, 180 अपॉन पाई। अरे सॉरी रेडियन है ना, हाँ तो रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करोगे तो 180 अपॉन पाई से मल्टीप्लाई करोगे, पॉइंट हटाया, 0 आया, 0 से 0 मर गया, 18 टू 36 अपॉन पाई। सॉल्व करना, 36 डिवाइडेड बाय 3.14 बनेगी वैल्यू, ठीक है? तो अप्रोक्सीमेटली 3 से भी सॉल्व कर सकते हो, 11 पॉइंट से कुछ वैल्यू बनने वाली, ठीक है? थीटा की वैल्यू जो बनेगी 11 पॉइंट समथिंग, जो कि डिग्री में आएगा, ठीक है? छोटी वैल्यू है थीटा हमारे पास ऑलमोस्ट छोटा है, 10 डिग्री तक अगर थीटा मेरे पास आता है तो मैं उसको स्मॉल कंसीडर कर सकता हूं, ठीक है भाई? इन्होंने बोला कि जब आपके पास थीटा है ना, तो उसको जब आप स्मॉलर थीटा होगा तो साइन थीटा को तो अप्रोक्सीमेटली थीटा लिख सकते हो। अगर थीटा छोटा है तो साइन थीटा को लगभग थीटा लिख सकते हो, लेकिन कॉस थीटा को जब आपको लिखना है तो 1 माइनस थीटा स्क्वायर बाय 2 लिखना है। क्या फर्क पड़ता है, बात तो वही आएगी, ठीक है? और कॉस थीटा को अप्रोक्सीमेटली आप 1 लिख सकते हो। वैसे अगर आप कॉस थीटा की 11 पॉइंट समथिंग जो भी वैल्यू आएगी वो पुट करोगे तो 0.98 के कुछ वैल्यूज आती है, ठीक है? तो अगर आप इसमें यहां पे 3.2 करके सॉल्व कर लेना तो इट कम्स आउट बी 36 और ये 32, ठीक है? या तो 0 नीचे उतार लेता हूं, इसको रहने देता हूं, 31 1 जा 32 हो जाता है यहाँ पे। (11.2 डिग्री), ठीक है? तो ये बनेगा 11.2 डिग्री, अप्रोक्सीमेशन में 11.2 डिग्री। इस पे cos थीटा 0.98 वैल्यू दे सकता है आपकी शायद, है ना? तो मास आपका कितना है अभी भी? पिछले केस में बॉब का मास जो था वो कितना था, 10 ग्राम का। पिछले क्वेश्चन में बॉब का मास था 10 ग्राम का या फिर 100 ग्राम का, तो मास आएगा 0.1 kg का। तो मास की जगह तो 0.1 लिख देता हूं, तो 0.1 इंटू 1.4 इंटू 1.4 अपॉन रेडियस। कितनी है रेडियस यहां पे? फिर से वही प्रीवियस प्रॉब्लम वाली बातें, तो 1 मीटर का रेडियस है। 0.1 इंटू जी का वैल्यू 10 ले लीजिए, कॉस की वैल्यू जो भी आएगी 0.98 कर देना इस पे, तो क्या होगा 1.96, 0.196 प्लस यहां पे बनेगा 0.98, 0.196 0.98 नॉट 17 9 10 11, ठीक है? तो ये बस इतनी ही बातें, ठीक है भाई? cos थीटा की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 1 होती है, अप्रोक्सीमेशन में 1 से भी सॉल्व कर सकते हो। बाकी मैंने एक बार फाइंड करने की कोशिश की थी cos थीटा की वैल्यू, वो 0.98 आ रही थी जो मुझे याद आ गई अभी, ठीक है? ओके, cos थीटा की वैल्यू मैंने इस पे ट्राई किया था, 0.98 आ रहा था, मुझे थोड़ी बहुत वैल्यू याद आ गई इसलिए मैंने लिख दिया। बाकी तुम्हें अगर नहीं आती हो याद तो इसको 1 लिख सकते हो तुम लोग, ठीक है?
मुझे तो अभी वैल्यू याद आ गई cos थीटा की, अगर ये लिखूं तो 0.98 समथिंग चलता जाता है, ठीक है। तो मैं याद नहीं है तो बस यहां पे 1 लिख देना, क्योंकि cos थीटा, यहां पे थीटा छोटा है ना, छोटे एंगल्स के लिए यहां पे cos थीटा अप्रोक्सीमेटली 1 होता है। अगर थीटा छोटा है तो sin थीटा को थीटा लिख देना, cos थीटा की जगह 1 लिख देना। फॉर स्मॉल एंगल्स sin थीटा थीटा होता है, cos थीटा 1 होता है, cos थीटा की जगह 1 लिख के सॉल्व करना, सेम आंसर मिलेगा आपको। कोई खास वेरिएशन नहीं आएगा आंसर में, सेम टू आंसर्स मिलेंगे आपको, ठीक है। क्लियर है ये बातें, पक्का ना। चलिए भाई बढ़े आगे, बढ़े क्या आगे, पक्का। चलिए भाई बहुत बढ़िया। सो बढ़ते हैं आगे और खत्म करते हैं सेशन को यहां पे। वैसे भी बहुत समय हो गया, मुझे ऐसा लगता है कि तुम लोग परेशान हो गए हो, तो इसीलिए मुझे लगता है सेशन का समापन कर देते हैं ना। बाकी अगर किसी भी क्वेश्चन में कोई समस्या हो, कोई दिक्कत आए, कोई डाउट लगे तो वीडियो दोबारा देख सकते हो। और वीडियो को दोबारा देखने के लिए सबसे बेस्ट रहेगा अगर आप वेबसाइट पे ज्वाइन करें तो। वेबसाइट पे ज्वाइन करने का फायदा यह है कि यहां पे आपको सारी की सारी वीडियोस मिलेगी अरेंज फॉर्मेट में। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, हर एक कोर्स यहां पे स्पेसिफाइड करके रखा है कि भाई तुम्हें अगर ये वाली पढ़ाई करनी है तो इस वाले कोर्स में चले जाओ, वो पढ़ाई करनी है तो वहां चले जाओ। और हर एक कोर्स में हमने कंप्लीटली एक प्लेलिस्ट बना रखी है जिसमें सारे के सारे वीडियोस अवेलेबल है। तो उस कोर्स में जब आप जाओगे तो पूरा डिस्क्रिप्शन रहेगा। अपार्ट फ्रॉम दिस वहां पे उस कोर्स से रिलेटेड हर एक वीडियो अवेलेबल रहेगी। तो मैं अगर मेरी पर कराए हुए क्वेश्चंस में किसी में भी कोई डाउट आता है तो आप वो भी देख सकते हो यहां पे आके, ठीक है। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस अगर YouTube को कंटिन्यू कर रहे हो सो मेक श्योर एक काम है जो कि बहुत जरूरी है, जो तुम लोगों को करना चाहिए, वो ये है चैनल को सब्सक्राइब करने का। बहुत इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि यहां पे ऐसे बहुत सारे इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम से रिलेटेड जो हम लोग प्रोवाइड करा रहे हैं टाइम टू टाइम, बट उनके लिए तुम्हें चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को जरूर दबाना है, राइट। एंड सेशन को शेयर कर दोगे, करोगे नहीं तो पक्का? यस, सेशन को शेयर करना है मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स तक, सो दैट उनको भी वो बेनिफिट मिल सके जो आप लोगों को मिल रहा है। और अगर फिजिक्स का फील आ रहा है, क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं, तो लाइक तो बनता है ना, तो फटाफट से सेशन को लाइक कर दीजिए और ये तीनों काम फटाफट से कर दीजिए। एंड यस, आज के लिए बस इतनी बात है, ओके। सो इतनी ही बातें थी आज के लिए, बाकी आगे के क्वेश्चंस जो बचे हुए हैं उसको नेक्स्ट सेशन में करेंगे। तब तक अपना ध्यान रखो, पढ़ाई करते रहो, ऑल द वेरी बेस्ट।